तो आज हम एक प्रॉपर वन ऑन वन वीडियो कॉल वेबसाइट बिल्ड करने वाले हैं यूजिंग वी प्लस रिएक्ट और जेगो क्लाउड कॉल किट। मैं इसको स्क्रैच से स्टार्ट करूंगा और स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट वर्किंग ऐप तक ले जाऊंगा। सिंपल सा गोल है, दो लोग सेम रूम आईडी से ज्वाइन करेंगे और उनके बीच वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाएगा। क्लीन यूआई, रिस्पॉन्सिव लेआउट और प्रॉपर सिक्योर सेटअप के साथ। अब नॉर्मली अगर आप वीडियो कॉलिंग फीचर खुद से इम्प्लीमेंट करने जाओगे यूजिंग वेब आरटीसी, काफी चीजें हैंडल करनी पड़ती है। सिग्नलिंग, पीयर कनेक्शंस, मीडिया स्ट्रीम्स, सर्वर कॉन्फ़िगरेशंस और ऑनेस्टली अगर आप प्रोडक्शन लेवल प्रोजेक्ट बना रहे हो तो थोड़ा मेसी हो जाता है। इसीलिए यहाँ हम जेगो क्लाउड का कॉल किट यूज करेंगे। ये बेसिकली एक रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर और यूआई प्रोवाइड करता है जिससे आप रिएक्ट प्रोजेक्ट में डायरेक्टली वीडियो कॉल इंटीग्रेट कर सकते हो विदाउट हैंडलिंग लो लेवल वेब आरटीसी डिटेल्स। मैं अज्यूम करता हूँ कि आपको बेसिक रिएक्ट आता है, फंक्शनल कंपोनेंट समझते हो, यूज स्टेट और यूज इफेक्ट का बेसिक आइडिया है, npm से पैकेजेस इंस्टॉल करना आता है। बस इतना एनफ है। ये इम्प्लीमेंटेशन सेशन है, लेकिन फिर भी हम एक्सट्रीमली डिटेल में और स्क्रैच से समझेंगे सारी चीजें। एंड में जो ऐप होगा उसमें हमें एक कोड मिलेगा, ज्वाइन बटन होगा, दूसरा यूजर सेम रूम आईडी से ज्वाइन करेगा, वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाएगा, ऑडियो म्यूट अनम्यूट, कैमरा ऑन ऑफ, लिव मीटिंग और लेआउट रिस्पॉन्सिव होगा, मतलब मोबाइल पर भी प्रॉपरली एडजस्ट होगा। स्टाइलिंग के लिए हम टेलविंड सीएसएस का यूज करेंगे, रिएक्ट टोस्टिफाई फॉर नोटिफिकेशंस और बैकएंड में टोकन जनरेट करेंगे ताकि ऐप सिक्योर रहे। देखो क्लाउड डैशबोर्ड में आपको मिलता है ऐप आईडी और ऐप साइन। ऐप आईडी फ्रंट एंड में यूज होता है, लेकिन ऐप साइन को डायरेक्टली एक्सपोज नहीं करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो हम बैकएंड बनाएंगे जो सिक्योर टोकन जनरेट करेगा, फ्रंट एंड उस बैकएंड को कॉल करेगा, टोकन लेगा और फिर कॉल इनिशियलाइज करेगा। ये रियल वर्ल्ड अप्रोच है, ऐसे ही प्रोडक्शन में इंप्लीमेंट होता है। देखो क्लाउड कॉल किट एक्चुअली करता क्या है। ये बेसिकली वीडियो स्ट्रीम मैनेज करता है, पार्टिसिपेंट लेआउट हैंडल करता है, म्यूट अनम्यूट ऑलरेडी बिल्ट इन देता है, कैमरा टॉगल रेडी होता है, रूम बेस्ड ज्वाइनिंग सिस्टम रेडी होता है। मतलब आपको खुद से वेब आरटीसी कनेक्शंस मैनेज नहीं करने पड़ते, आपका फोकस रिएक्ट इंटीग्रेशन पे रहता है। हम रैंडमली कोड नहीं करेंगे, तब स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले जेगो क्लाउड अकाउंट क्रिएट करेंगे, डैशबोर्ड में ऐप क्रिएट करेंगे, ऐप आईडी और ऐप साइन देखेंगे, वीट प्लस रिएक्ट प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे, कॉल किट इंटीग्रेट करेंगे, बैकएंड में टोकन लॉजिक लिखेंगे, फ्रंट एंड से टोकन फेच करेंगे और दो टैब में टेस्ट करेंगे और फिर फाइनल वर्किंग डेमो देखेंगे। जब भी आप कोई थर्ड पार्टी एसडीके यूज करते हो, तीन चीजें चेक करो, डॉक्यूमेंटेशन क्लियर है या नहीं, सिक्योरिटी प्रॉपरली हैंडल हो रही है या नहीं, इंटीग्रेशन सिंपल है या नहीं। यहाँ तीनों चीजें सॉर्टेड है और न्यू अकाउंट पे आपको 10,000 फ्री मिनट्स मिलते हैं, तो टेस्टिंग के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हम इस प्रोजेक्ट का ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमारा फाइनल प्रोजेक्ट कैसे बनेगा। तो ये हमारा प्रोजेक्ट का ओवरव्यू है। यहाँ पे सबसे पहले तो एक नेव बार होगा जहाँ पर एक अमेजिंग आइकॉन और हेडिंग होगा और यहाँ पर हमारे कुछ टैब्स होंगे जैसे होम, अबाउट, टेस्टिमोनियल। यहाँ पर उसके बाद हमारे पास है एक हीरो सेक्शन और यहाँ पर हमें मिलेगा एक कोड जिसे हम चाहे तो कॉपी कर सकते हैं और ये एक ब्यूटीफुल टोस्ट नोटिफिकेशन के साथ आएगा, या फिर हम इसे रिफ्रेश कर सकते हैं और नए कोड बना सकते हैं और जो भी कोड नया बनेगा उसे भी हम कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मेक अ कॉल वाला बटन है जिससे ये जो नया कोड होगा उसी के रिगार्डिंग कॉल कनेक्ट होगा। अब इसे हम बाद में देखेंगे, पहले बाकी फीचर्स देख लेते हैं। यहाँ पर अमेजिंग ग्लास इफेक्ट हमने बनाया है और एक हीरो बैनर इमेज हमने रखी है। यहाँ पर साथ ही में एक वीडियो प्ले होगा जो कि हमारे ऐप को डिफाइन करेगा, जो कि इस केस में है क्विक कॉल। साथ ही में यहाँ पर हमारे पास एक अबाउट सेक्शन है जहाँ पर अमेजिंग होवर इफेक्ट भी हमने लगाया है और ये हमने बिल्कुल थीम से मैच किया है। इसके बाद हमारे पास टेस्टिमोनियल सेक्शन है जो कि हमने पिनिंटरेस्ट टाइप ग्रिड का यूज किया है और ये भी काफी अमेजिंग है। तो इस वीडियो में हम ये भी देखने वाले हैं कि इस ग्रिड को कैसे बनाना है। और नीचे हमारे पास एक बेसिक फुटर है। अब यहाँ पर जैसे ही हम होम पर क्लिक करेंगे तो हम होम पर आ जाएंगे। हम अबाउट पर क्लिक करेंगे तो ये स्मूथ स्क्रॉल होकर अबाउट सेक्शन पर आएगा और टेस्टिमोनियल पर क्लिक करेंगे तो ये स्मूथ स्क्रॉल होकर टेस्टिमोनियल्स पे आएगा। अब ये स्मूथ स्क्रोलिंग कैसे ऐड करना है ये भी हम इसमें देखेंगे। साथ ही में हम जैसे स्क्रॉल करते हैं वैसे ही ये नेव बार जो है हमारा वो फिक्स्ड ही रहता है, मतलब ये मूव नहीं करता। तो इसे भी कैसे बनाना है ये भी हम समझेंगे। और राइट साइड पर आप देख सकते हैं ये हमारा जो स्क्रॉल बार है ये भी पिंक कलर का है।
तो इसे कैसे हम चेंज कर सकते हैं और हमारा कस्टमाइज़ बना सकते हैं, ये भी हम देखने वाले हैं। अब जब हम कोड कोई नया जनरेट करेंगे और इसे कॉपी करेंगे, तो इस कोड को हम किसी को भेज सकते हैं ताकि वो जॉइन करे। अब यहाँ पर मैंने इसे कॉपी कर लिया है और यहाँ पर मेक अ कॉल करता हूँ। अब जैसे ही आप पेज लोड करोगे, ये आपको परमिशंस माँगेगा, जैसे माइक की या वीडियो की। तो मैंने दोनों ही अभी के लिए ऑफ कर दी है और यहाँ पर मैं यूज़र नेम दे देता हूँ, जॉन डो, और मैं इसे जॉइन करता हूँ। अब ये मैंने एक रूम जॉइन कर दी है। यहाँ पर हमारे पास और भी फंक्शनैलिटीज़ है, जैसे कि स्क्रीन शेयर, तो यहाँ से हम स्क्रीन शेयर कर सकते हैं या फिर और भी सारी चीज़ें जैसे कि चैट हो या फिर पीपल देखना हो कि कौन-कौन जॉइन है। सारी चीज़ें हमें इनबिल्ट मिलती है ज़ेगो क्लाउड यूआई किट की मदद से। अब मैं इनकॉग्निटो मोड पर जाकर दूसरा यूज़र जॉइन करता हूँ सेम लिंक पर। तो ये मैंने लिंक ऑलरेडी कॉपी कर दी थी, इसे ही पेस्ट करता हूँ। अब यहाँ पर ये फिर से हमें परमिशंस और यूज़र नेम पूछ रहा है, तो मैं यूज़र नेम इस बार दे देता हूँ कोडिंग टाइगर इनकॉग्निटो। अब हम इसे जॉइन करते हैं। देखिए यहाँ पर ऑलरेडी जॉन डो प्रेज़ेंट है और हमने कोडिंग टाइगर नाम से जॉइन किया है। अगर हम पहले वाले इस पर जाएँ, तो यहाँ पर भी जॉन डो दिख रहा है। यहाँ से हम चैट भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब टू कोडिंग टाइगर। अब जैसे ही हम सेंड करेंगे, हम हमारे दूसरे टैब पर जाते हैं। यहाँ पर भी हमें मैसेज रियल टाइम में मिल जाएगा और यहाँ पर टाइम भी लिख कर आ रहा है। तो सारी चीज़ें हमें इनबिल्ट मिलती है और एक वीडियो कॉलिंग फीचर हम अमेजिंगली बना सकते हैं। अब जैसे ही हम कॉल कट करते हैं, देखिए एक कंफर्मेशन डायलॉग हमें आता है और जब हम कंफर्म करेंगे, यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो रिजॉइन करो या फिर रिटर्न करो। अब जब हम रिटर्न करेंगे तो हम हमारे होम पेज पर जाएँगे। तो ये भी फंक्शनैलिटी हमने ऐड की है। तो ये काफ़ी अमेज़िंग प्रोजेक्ट हमने बनाया है और ये फुल्ली मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी है। तो अगर हम किसी भी स्मॉल डिवाइस पर ब्रिज जाते हैं, जैसे कि मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ आईफ़ोन 12 प्रो, तो ये देखिए, ये फुल्ली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट हमने बनाई है और इसे ही हम एकदम स्क्रैच से समझेंगे कि कैसे बनाना है। अब डायरेक्टली कोड करने से पहले एक बार ज़ेगो क्लाउड पर अपना अकाउंट बना लेते हैं ताकि हमें ऐप आईडी और साइन मिल जाएगा। ज़ेगो क्लाउड सिर्फ वीडियो एपीआई ही नहीं बल्कि वॉइस और चैट एपीआई भी प्रोवाइड करता है। मतलब हर टाइप के एप्लीकेशन आप इससे बना सकते हो और ये काफ़ी कन्वीनियंट भी है और लो कोड में हम बहुत अच्छी अमेजिंग यूआई के साथ वेबसाइट बना सकते हैं। सिर्फ वेबसाइट ही नहीं बल्कि ऐप भी इससे हम बना सकते हैं और ऐप डेवलपमेंट में भी इसका यूज कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में हम सिर्फ वीडियो कॉल एपीआई पर फोकस करने वाले हैं, लेकिन अगले प्रोजेक्ट्स में हम वॉइस और चैट एपीआई भी इंटीग्रेट करेंगे। अब जब आप कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर रजिस्टर करोगे तो आपको फ्री में 10,000 मिनट्स मिल जाएंगे। इतना टाइम एनफ है किसी भी प्रोजेक्ट को लाइव करने के लिए और उसकी कैपेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब ज़ेगो क्लाउड में सबसे पहले आपका अकाउंट अगर नहीं है तो आपको साइन अप करना है। अब यहाँ पर मैं गूगल से ही साइन अप कर लेता हूँ और यहाँ पर हमें कुछ एडिशनल डिटेल्स पूछ रहा है। तो यहाँ पर मैं अपनी डिटेल्स फिल अप कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप अपना इंडस्ट्री या फिर जॉब टाइटल सिलेक्ट कर सकते हैं और अभी के लिए कंपनी नेम आप कुछ भी दे सकते हैं और यहाँ पर आप अपना फ़ोन नंबर दे सकते हैं। तो मैं जल्दी से इन डिटेल्स को फिल अप करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर मुझे मेरे 10,000 फ्री मिनट्स मिल गए हैं। जल्दी से मैं डैशबोर्ड पर जाता हूँ। आप भी नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर कर अपना अकाउंट रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपको और इसका प्लान बाय करना है तो आप यहाँ पर एडवांस सपोर्ट प्लान या फिर और भी इसके बिलिंग सेंटर में जाकर प्लान्स देख सकते हैं। लेकिन 10,000 मिनट्स स्टार्टिंग में इनफ है। अब यहाँ पर जैसे हम नीचे जाएंगे तो हमारे पास पूरा डैशबोर्ड का पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बनाएंगे तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है कि हमें क्या बनाना है। तो मैं यहाँ पर वॉइस एंड वीडियो कॉल पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद हम नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पर हमें प्रोजेक्ट नेम लगाना है। तो मैं सिंपली यहाँ पर क्विक कॉल कर देता हूँ। ओके, तो क्विक अंडरस्कोर कॉल। अब यहाँ पर हमें एसडीके और यूआई किट का सपोर्ट मिलता है। यूआई किट मतलब यूजर इंटरफेस किट, जो कि काफी अमेजिंग है और इनबिल्ट फीचर्स के साथ आती है। तो हम सिंपली स्टार्ट विथ यूआई किट कर सकते हैं। इससे हमें कोई भी कॉन्फ़िगरेशंस खुद से करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और हमें प्री बिल्ट यूआई मिल जाता है, जिससे कि हम वीडियो कॉल में ऑडियो और वीडियो कंट्रोल, साथ ही में स्क्रीन शेयर और भी बहुत सारी चीज़ें ईज़िली कर सकते हैं।
अब जैसे ही ये लोड हो जाएगा, यहाँ पर हम स्टार्ट बिल्डिंग योर ऐप पर क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें किसके लिए ऐप बनाना है, ये हम सिलेक्ट कर सकते हैं। रिएक्ट नेटिव, फ्लटर, एंड्रॉयड, हम बनाने वाले हैं वेब के लिए, तो यहाँ पर वेब पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें सारे कंट्रोल्स दिख रहे हैं, वन ऑन वन कॉल के लिए या फिर ग्रुप कॉल के लिए। वन ऑन वन कॉल पर हम माइक्रोफोन ऑन या ऑफ रख सकते हैं, कैमरा, ऑडियो सेटिंग, स्क्रीन शेयरिंग, टेक्स्ट चैट, यूजर लिस्ट और भी बहुत सारी चीजें। अब यहाँ पर सेव एंड स्टार्ट टू इंटीग्रेट पर हम क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी हमें लिंक मिल जाएगी, तो यहाँ से भी हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये एक डेमो है कि कैसे हमारा ऐप दिखेगा। अब यहाँ पर गेट द कॉन्फ़िग फाइल एंड इंटीग्रेट ऑप्शन पर क्लिक करके भी आपको सारी चीजें मिल जाएगी। और यहाँ से आप HTML फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो, जो आपको इस वेब ऐप को रन करने के लिए लगेगी। लेकिन सिर्फ हम HTML का ही यूज नहीं करने वाले, हम इस प्रोजेक्ट को React JS में बनाने वाले हैं, तो हम वो भी देखेंगे। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड में हमारे पास डैशबोर्ड है। जब हम डैशबोर्ड पर जाएंगे और यहाँ पर देखिए हमारे पास क्विक कॉल है, हम इस पर जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी चीजें बेसिक इंफॉर्मेशन में आ जाती है, जैसे प्रोजेक्ट का नाम, ऐप आईडी और उसी के नीचे हमारे पास ऐप साइन और सर्वर सीक्रेट भी है। तो इसका यूज करके हम हमारा एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो इस डैशबोर्ड पर भी बहुत सारी चीजें आप फुल्ली इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं और ज़ेगो क्लाउड को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और फ्री में अपने 10,000 मिनट्स की मदद से कोई भी वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं एकदम ईजी वे में। अब आपको क्या करना है, आपको इस डैशबोर्ड पर आकर अपने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर कर ये जो आपका ऐप आईडी है और जो सर्वर सीक्रेट है, इसे आपको कॉपी कर लेना है। इसका यूज हमें बाद में आएगा जब हम डेवलपमेंट करेंगे। फिलहाल के लिए मैं इसे कॉपी करके अपने VS कोड में एक फाइल में पेस्ट करके रखता हूँ और इसके बाद हम सीधे कोडिंग स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले VS कोड में हमने एक फ़ोल्डर ओपन कर लिया है। ये फ़ोल्डर कंप्लीटली एम्प्टी है और इसका नाम हमने क्विक कॉल दिया है, क्योंकि यही मेरे एप्लीकेशन का नाम है। अब इसमें हम वीट इंस्टॉल करेंगे, तो वीट.dev से आप वीट इंस्टॉल कर सकते हैं। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ से सिंपली आपको इस कमांड को कॉपी कर लेना है और अपने VS कोड में आकर यहाँ से ड्रैग करके हम एक टर्मिनल ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये हमारे डायरेक्टरी का पाथ है। हम सिंपली राइट क्लिक कर कर या फिर पेस्ट कर कर कमांड को पेस्ट कर सकते हैं और इसे एंटर कर देंगे। अब ये प्रोसीड करने के लिए पूछेगा, हम सिंपली एंटर कर देंगे वाई लिख कर। यहाँ पर हमें ये प्रोजेक्ट नेम पूछ रहा है, हम इसका प्रोजेक्ट नेम क्लाइंट कर देंगे। अब आप चाहे तो आप प्रोजेक्ट नेम कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि ज़ेगो क्लाउड या फिर क्लाइंट या फिर फ्रंट एंड कुछ भी। अब मैंने क्लाइंट इसीलिए दिया है क्योंकि बाद में हम एक और फ़ोल्डर बनाएँगे सर्वर नाम से, जिसके अंदर हम बैकएंड लॉजिक लिखेंगे। इसीलिए इसे मैंने क्लाइंट नाम दिया है। अब यहाँ पर हम चूज़ कर सकते हैं, तो हम लेंगे रिएक्ट। के बाद हम सिंपली जावास्क्रिप्ट का यूज़ करने वाले हैं और यूज़ वीट 8 बीटा एक्सपेरिमेंटल, तो हम इसे नो कर देंगे अभी के लिए। इंस्टॉल विथ npm एंड स्टार्ट नाउ को हम यस कर देंगे। अब हमारा प्रोजेक्ट यहाँ बन जाएगा और ये स्टार्ट भी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें एक लोकल होस्ट का यूआरएल मिल रहा है, हम सिंपली इसे कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पर हमारे ब्राउजर में जाकर हम नए टैब पर इसे पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा वीट और रिएक्ट का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। अब हम टेलविंड CSS को इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पर टेलविंड CSS की वेबसाइट पर जैसे ही हम जाएंगे, हमें थोड़ा स्क्रॉल करना है और यहाँ पर गेट स्टार्टेड दिख जाएगा। यहाँ पर यूजिंग वीट का इंस्टॉलेशन हमें मिल जाएगा। हमें सिंपली इस कमांड को कॉपी पेस्ट करना है। ये कमांड है प्रोजेक्ट वीट का इंस्टॉल करने के लिए, जो कि हमने ऑलरेडी कर दिया है, तो हमें इस कमांड की कोई जरूरत नहीं। हम सिंपली यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और फिर से हमारे VS कोड में जाकर एक नया टर्मिनल यहाँ से बना लेंगे। इस बार हमें ध्यान रखना है कि हमें प्रोजेक्ट के अंदर जाना है। वैसे हम अभी क्विक कॉल डायरेक्टरी के अंदर है, के अंदर हमारे पास एक और डायरेक्टरी है जो कि है क्लाइंट। तो हम इसके अंदर CD क्लाइंट करेंगे, टैब दबाने पर यह ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पे CLS करके हम क्लियर कर देंगे। अब इस बार हम क्लाइंट के अंदर है, ना कि क्विक कॉल के। तो हमें सारे इंस्टॉलेशंस फ्रंट एंड के लिए जो करने हैं वो क्लाइंट फोल्डर के अंदर करने हैं। अब यहाँ पर हमने जो कॉपी किया था उसे सिंपली पेस्ट कर देंगे और एंटर कर देंगे। इसके बाद हमें अगली स्टेप फॉलो करनी है, हमें इसे कॉपी कर लेना है। अब इसके बाद हमें वीट प्लगइन को कॉन्फ़िगर करना है। इसके लिए सिंपली हमें वीट.config.js फाइल में इस फाइल को चेंज करना होगा। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर वीट.config.js में हम इसे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद टेलविंड CSS को भी हमें कॉपी करना है, इस प्लगइन को, और ये यहाँ पर रिएक्ट के साथ हमें पेस्ट करना है।
ये कमेंट है, आप चाहे तो इसे हटा भी सकते हैं। इसके बाद हमारी जो CSS फाइल है उसके अंदर हमें इसे इंपोर्ट करना होगा, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर हमारी मेन CSS फाइल जो कि SRC के अंदर है index.css, यहाँ पर सबसे ऊपर मैं इस पूरे को हटा देता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद हम सिंपली इसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा टेलविंड CSS का भी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे बिल्कुल स्टाइल कर सकते हैं। मैं एक डेमो बता देता हूँ, जैसे कि हम इसे भी रिमूव कर देंगे और RAFCE करेंगे। यहाँ पर एक H1 टैग लेंगे, इसमें लिखेंगे हम क्विक कॉल और इसे मैं क्लास नेम दे देता हूँ टेक्स्ट ब्लू 500 और टेक्स्ट 5XL। अब जब हम इसे चेक करेंगे, देखिए हमारी स्टाइलिंग अप्लाई हो रही है, मतलब हमारा टेलविंड CSS कॉन्फ़िगर भी सही से हो गया है। अब यहाँ पर अनवांटेड फाइल्स को हम डिलीट करेंगे, जैसे कि सबसे पहले तो हमारी app.css है, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद हमारा एसेट्स फोल्डर है, इसे भी मैं डिलीट कर देता हूँ। हमारा पब्लिक फोल्डर भी मैं डिलीट कर देता हूँ और index.html में हमने इस लोगो को यूज किया है, इसे भी मैं रिमूव कर देता हूँ। और यहाँ पर हमें रिएक्ट की भी जरूरत नहीं है, तो app.jsx से इस import react के स्टेटमेंट को भी हम हटा देंगे। अब हमारा एकदम मिनिमल प्रोजेक्ट बन गया है। मैं सारे फाइल्स को क्लोज कर देता हूँ और टर्मिनल को भी। अब बैकग्राउंड में आपका टर्मिनल ऑलरेडी रन हो रहा है, तो हम चेंजेस देख सकते हैं और वीट आता है हॉट मॉड्यूल रीलोड के साथ, मतलब आप कोई भी चेंज करेंगे तो वो इंस्टेंटली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब इस प्रोजेक्ट के लिए हमें कुछ एसेट्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि कुछ इमेजेस हो गए या फिर कुछ लोगो हो गए, तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा। आप सिंपली उसे डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और यहाँ पर आपको क्लाइंट में पब्लिक फोल्डर और SRC में एसेट्स फोल्डर पेस्ट कर देने हैं। मैं जल्दी से इसे पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने पब्लिक फोल्डर और एसेट्स फोल्डर को पेस्ट कर दिया है। इसमें हमारे पास सिर्फ कुछ इमेजेस है जो कि हम टेस्टिमोनियल या फिर बैकग्राउंड में यूज करने वाले हैं। आप चाहे तो आप कोई और भी इमेजेस यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक इम्पोर्टेंट काम करेंगे जो कि होगा एलियास का कॉन्फ़िगरेशन। अब इसकी हमें क्यों जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम अगर एसआरसी में देखते हैं main.jsx में, तो यहाँ पर हम रिलेटिव पाथ यूज कर रहे हैं। अगर हमारा प्रोजेक्ट लार्ज है या फिर बहुत सारी फाइल्स है, तो ये काफी मेसी हो जाता है और हम प्रॉपरली इसे चेंज नहीं कर पाते, क्योंकि अगर एक ही कंपोनेंट हमने मल्टीपल फाइल्स में यूज किया है, तो हमें मल्टीपल फाइल्स में उसके पाथ को चेंज करना पड़ेगा। इसीलिए हम इसे एलियास करते हैं। इसका मतलब है हम इसे रिलेटिव पाथ ना देकर एक कॉमन पॉइंट रखते हैं, जैसे कि SRC। अब ये आपको क्लियर होगा जब हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको SRC में नहीं, हमारे रूट फोल्डर में एक फाइल बनानी है जिसका नाम हम देंगे jsconfig.json। अब यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट देते हैं जिसके अंदर सबसे पहले तो हम देंगे कंपाइलर ऑप्शंस। अब ये भी एक ऑब्जेक्ट है, इसमें हम देंगे बेस यूआरएल। अब बेस यूआरएल हम डॉट देंगे। इसका मतलब है कि जो हमारा रूट डायरेक्टरी है जिसके अंदर ये jsconfig.json फाइल है, मतलब हमारे केस में क्लाइंट फोल्डर, तो ये हमारा बेस यूआरएल हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें एक वार्निंग देखने को मिल रही है, बेस यूआरएल इज डेप्रिकेटेड एंड विल स्टॉप फंक्शनिंग, और हमें यहाँ पर बताया जा रहा है कि इग्नोर डेप्रिकेशंस का यूज करो। तो हम सिंपली इसे कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब इसे भी हमें इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है, तो यहाँ पर हमारी वार्निंग चली गई। इसके बाद हम मॉड्यूल रिजोल्यूशन यूज करेंगे। तो मॉड्यूल रिजोल्यूशन, अब ये होगा हमारा बंडलर। बंडलर मतलब इसे ऐसे रिजॉल्व करो जैसे वीट रिजॉल्व करता है, मतलब वीट जैसे बंडल करता है, इस फाइल्स को भी ऐसे ही बंडल करो। ये jsconfig.json हमारी फाइल है क्यों? ये सिर्फ VS कोड के लिए है, मतलब ये हमारी डेवलपमेंट में ही यूज होगी। ये VS कोड को बताएगी कि कैसे हम फाइल्स को इंपोर्ट करने वाले हैं और हमारा इंपोर्ट का स्ट्रक्चर कैसे रहेगा। प्रोडक्शन में ये रन नहीं होगा। इसके बाद हम यहाँ पर देंगे पाथ। अब इसके अंदर देंगे @/*, का मतलब @ से हम जो भी स्टार्ट करेंगे वो SRC से स्टार्ट होगा। अब ये आपको बाद में क्लियर होगा जब हम इंपोर्ट करेंगे। और यहाँ पर हम एक और चीज करेंगे, वो होगा इंक्लूड। अब सिर्फ SRC के अंदर के फोल्डर्स को या फिर फाइल्स को इंक्लूड करो। इसका सिंपल इतना ही मीनिंग है। अब फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि ये फाइल करती क्या है। जैसे कि अगर मैं main.jsx में जाऊँ, यहाँ पर SRC में main.jsx में, तो यहाँ पर हम @ से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम @/, अब यहाँ पर सजेशंस हमें शो हो रहे हैं, तो हम सिंपली ऐप करेंगे
और यहाँ पर हम इसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेस्टिंग की टेंशन नहीं, क्योंकि बहुत बार हमें अगर कोई कंपोनेंट इंपोर्ट करना पड़ता है, तो जैसे इंपोर्ट और हमारा अगर कोई कंपोनेंट है फ्रॉम, यहाँ पर हमें रिलेटिव पाथ देना पड़ता है, जैसे डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश, और फिर हम किसी फोल्डर तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए हम एलियास का यूज करते हैं, जहां पर हम सिंपली एट द रेट लिखकर स्लैश लिखकर एसआरसी के अंदर की सारे फोल्डर्स और फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमें एसेट्स में जाना है तो सिंपली एसेट्स के अंदर, और यहाँ पर हम वन डॉट पीएनजी या फिर जो भी फाइल का नेम है वो दे सकते हैं। तो ये हमारे इंपोर्ट स्टेटमेंट्स को काफी इजी और लेस मेसी करता है, और हम इजीली किसी फाइल को अगर मूव करेंगे तो उसे चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर भी चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर भी हमें सिंपली एट द रेट स्लैश लिखना है और इंडेक्स डॉट सी एस। ये दोनों फाइल हमारी इंपोर्ट हो जाएगी बिना रिलेटिव पाथ के। लेकिन ये सिर्फ डेवलपमेंट के लिए है। प्रोडक्शन में हमें यहाँ पर एक और कॉन्फ़िगरेशन करना होगा, जो कि होगा हमारा v.config.js में, क्योंकि ये js config सिर्फ VS कोड को बताती है कि ऐसे हमें बंडल करना है और ऐसे हम इंपोर्ट स्टेटमेंट्स को यूज करने वाले हैं। लेकिन v.config.js प्रोडक्शन में भी यूज होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें कुछ चीजें लगेंगी, जैसे कि हम इसे इंपोर्ट कर लेंगे फाइल URL टू पाथ, और ये हम इंपोर्ट करेंगे URL मॉड्यूल से। इसके बाद हमें लगेगा डर नेम और रिजॉल्व। तो यहाँ पर डर नेम और रिजॉल्व ये हमें लगेगा पाथ मॉड्यूल से। इन तीनों की हमें नीड होगी। यहाँ पर सबसे पहले हम एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे, रूट। अब रूट मतलब हमारा रूट डायरेक्टरी होगा। इसे हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम लिखेंगे import डॉट मेटा डॉट यूआरएल। ये एक्चुअली हमें देगा क्या? तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो ये हमारा पाथ है प्रोजेक्ट का, सी यूजर्स आदित्य डेस्कटॉप क्विक कॉल और क्लाइंट। अब import डॉट मेटा डॉट यूआरएल हमें एक ऐसा यूआरएल देगा जो कि होगा क्विक कॉल क्लाइंट और v.config.js तक। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ऐसा हमें एक पाथ मिलेगा या फिर यूआरएल मिलेगा। अब हम इसकी जगह इसे सिंपली कट करेंगे यहाँ से, और यहाँ पर फाइल यूआरएल टू पाथ का यूज करेंगे। इसके अंदर अगर हम इस यूआरएल को पास करेंगे तो हमारे पास सेम ऐसा पाथ आ जाएगा, सी यूजर्स आदित्य डेस्कटॉप क्विक कॉल और क्लाइंट। इसके बाद भी हमारे पास read.config.js ऐसा आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसे चेंज करके बताता हूँ। तो ये रिमूव हो जाएगा, यहाँ से भी पाथ आ जाएगा, और ये हमारा एक्चुअल पाथ होगा। लेकिन हमें ये भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए रूट फोल्डर जो कि होगा हमारा क्लाइंट। इसके लिए हम इसे भी रिमूव करेंगे और यहाँ पर यूज करेंगे हम डर नेम का, मतलब डायरेक्टरी नेम, और इसके अंदर हम इसे पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पर जो हमें पाथ मिलेगा वो सेम यही होगा, लेकिन किसी फाइल का पाथ नहीं होगा, जैसे कि white.config.js, बल्कि ये इसका रूट मतलब क्लाइंट तक का ही पाथ होगा। अब ये जो क्लाइंट डायरेक्टरी है ये हमारी रूट में सेव हो जाएगी। तो इसे मैं रिमूव कर देता हूँ। अब हमारे पास रूट आ गया है। तो यहाँ पर हमें सिंपली रिजॉल्व करना है। ये एक ऑब्जेक्ट होगा और यहाँ पर हम एलियास दे सकते हैं, और ये भी एक ऑब्जेक्ट होगा। अब यहाँ पर हमें एलियास क्या देना है? सिंपली एट द रेट, मतलब अगर जब भी हम एट द रेट लिखेंगे तो ये रिजॉल्व हो जाएगा रूट के लिए। रूट हमारा क्लाइंट है और इसके अंदर हमें फोल्डर देना है एसआरसी। मतलब जब भी हम एट द रेट लिखेंगे वो इस रूट के अंदर जो एसआरसी है वहां से स्टार्ट करेगा। इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर यहाँ पर हम एक कंपोनेंट्स फोल्डर बनाते हैं, कंपोनेंट्स, और इसके अंदर हम अभी के लिए बटन लेते हैं, बटन डॉट JSX, और यहाँ पर RAFCE, यहाँ पर एक H2 टैग लेंगे और बटन लिख देंगे। इंपोर्ट रिएक्ट की हमें जरूरत नहीं। अब ये हमारे पास बटन है। अगर हमें पहले app.jsx में बटन यूज करना होता तो हम सिंपली ऐसे करते, इंपोर्ट बटन फ्रॉम डॉट डॉट स्लैश या फिर डॉट स्लैश कंपोनेंट्स स्लैश बटन। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही लेवल नेस्टिंग थी, इसीलिए हमने सिर्फ डॉट स्लैश का यूज किया है। लेकिन अगर बहुत सारे फोल्डर्स नेस्टेड है तो ये मेसी हो जाएगा। लेकिन वही एलियास की मदद से हम सिंपली यहाँ पर एट द रेट लिखकर स्लैश लिखेंगे, और जैसे जैसे हम नेस्टिंग करते जाएंगे फोल्डर्स की, वैसे वैसे हम फोल्डर्स का नाम लिखेंगे, जैसे कि कंपोनेंट्स, इसके बाद बटन। अब ये सेम हायरार्की लेवल पर रहेगा सब फाइल्स के लिए, इसीलिए ये बहुत इजी होता है।
अब जब हम प्रोजेक्ट में आगे बढ़ेंगे तब आपको इसका यूज केस काफी क्लियरली समझ में आ जाएगा। अभी के लिए मैं इसे रिमूव करता हूँ और इस फोल्डर को भी डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पर jsconfig.json हमने कॉन्फ़िगर की थी सिर्फ VS कोड को बताने के लिए कि कैसे हमें इसे इंपोर्ट करना है, कैसे हम फाइल्स को यूज करने वाले हैं, फाइल का URL पाथ बेसिकली। और वही v.config.js में हमने एलियास इसीलिए बताया है ताकि ये रन टाइम में जब बंडल हो तब इसका यूज करें। ये इन दोनों फाइल्स में डिफरेंस है, एक डेवलपमेंट के लिए और एक बंडल के टाइम पर। तो यहाँ पर हमारा एलियास कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुका है। तो मैं सारे फाइल्स को एक बार क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पर कुछ बेसिक चीजें पहले चेंज कर देते हैं, जैसे कि हम index.html में जाकर इसका टाइटल चेंज कर देंगे। तो इसे मैं जल्दी से चेंज कर लेता हूँ। तो ये हमने यहाँ पर हमारा टाइटल रख दिया है। टाइटल आपको पता है पेज के यहाँ पर हमें दिखेगा, और साथ ही में यहाँ पर मैं आइकॉन भी ऐड कर देता हूँ। तो लिंक सेव आइकॉन और यहाँ पर सिंपली logo.png, क्योंकि यही हमारा आइकॉन है। आप चाहे तो आप ICO फाइल भी यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास ये आइकॉन था तो मैंने इसे यूज कर लिया। अब यहाँ से हम कंपोनेंट्स बनाना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम app.jsx में जाएंगे और यहाँ पर हम कुछ बेसिक स्टाइलिंग करेंगे। तो मैं इसे हटा देता हूँ और यहाँ पर हम h2 लेंगे एक। अब ये नेव बार सिर्फ एक सिंपल टेक्स्ट है, लेकिन हम इसे एक कंपोनेंट बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम कुछ स्टाइलिंग देंगे। तो यहाँ क्लास नेम BG स्लेट 950, मतलब ये डार्क बैकग्राउंड ऐड हो जाएगा। साथ ही में हम टेक्स्ट ग्रे कर देंगे, टेक्स्ट ग्रे 300, ताकि टेक्स्ट थोड़ा व्हाइट भी हो लेकिन ब्लैक की टोन में हो। और यहाँ पर मिनिमम हाइट हम कर देंगे स्क्रीन, ताकि ये पूरी हाइट ले ले। अब यहाँ पर ये हमारा बैकग्राउंड बन के रेडी है। अब इस नेवबार टेक्स्ट की जगह हमें कंपोनेंट ऐड करना है। तो हम SRC में जाएंगे, एक फोल्डर बनाएंगे कंपोनेंट्स, और इसके अंदर एक फाइल बनाएंगे navbar.jsx। यहाँ पर सिंपली RAFC लिखेंगे और ये हमारा स्निपेट रेडी है। अब यहाँ पर इसके लिए मैं एक एक्सटेंशन का यूज करता हूँ जो कि है रिएक्ट स्निपेट। तो यहाँ पर आप इंस्टॉल कर सकते हैं, यहाँ पर एक्सटेंशन टैब में जाकर ES7 रिएक्ट रिडक्स स्निपेट, इसीलिए हम डायरेक्टली RAFC लिख सकते हैं। अब यहाँ पर div टैग की जगह हम सिमेंटिक टैग लेंगे हेडर। अब इस हेडर के अंदर हम एक div टैग लेंगे और एक नेफ टैग लेंगे। ये दो टैग हम लेंगे। अब नेफ टैग लिंक्स के लिए होगा और div टैग में हमारा लोगो वगैरह आएगा। div टैग के अंदर हम एक इमेज लेंगे और साथ ही में हम एक h2 लेंगे। इस h2 के अंदर हम दो स्पैन टैग लेंगे और यहाँ पर हमारा नाम लिखेंगे क्विक कॉल। अब हम डायरेक्टली H2 में लिख सकते थे, लेकिन हमने दो स्पैन इसीलिए लिए हैं ताकि हम इसे बाद में अलग से स्टाइल कर पाए। अब इस नेव टैग में हम सिंपली एक ए टैग लेंगे और यहाँ पर अभी के लिए हैश दे देते हैं वैल्यू। टारगेट हमें नहीं चाहिए और रेल की भी हमें जरूरत नहीं। यहाँ पर सिंपली हम लिख देंगे होम। एक और हम कॉपी करेंगे और इसे देंगे अबाउट, और एक और लेंगे, इसे हम कर देंगे टेस्टिमोनियल। अब इसे हम href होम देंगे, इसे href अबाउट देंगे और इसे टेस्टिमोनियल। अब होम की जगह यहाँ पर हम सिर्फ हैश भी लिख दे तो भी चलेगा, या फिर हम सिंपली होम कर देंगे इसे। अब यहाँ पर हमने हैश होम, हैश अबाउट, हैश टेस्टिमोनियल ये किस लिए लिखा है, क्योंकि जब हम इस आईडी पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली स्क्रॉल हो जाएगा और हम स्मूथ स्क्रॉल का बिहेवियर भी इसमें बाद में ऐड कर सकेंगे। फिलहाल के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं, बाद में हम इसे स्क्रोलिंग बिहेवियर ऐड करेंगे। अब अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ भी चेंज नहीं दिख रहा है। इसका रीजन है कि हमने अभी तक इस कंपोनेंट को इंपोर्ट ही नहीं किया है। तो यहाँ पर app.jsx में जाकर इस navbar को हटाकर हमें navbar कंपोनेंट को लाना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट रिलेटिव पाथ है, लेकिन हम इसे @ लिख सकते हैं क्योंकि हमने एलियास को ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर दिया है। अब यहाँ पर हमारी सारी चीजें आ रही है। हम इसे बेसिक स्टाइल कर देंगे। तो यहाँ पर navbar में जाकर सबसे पहले तो हम इस हेडर को स्टाइल करेंगे। इसे हमें क्लास नेम देना है फ्लेक्स आइटम सेंटर, ताकि ये सेंटर में आ जाए हॉरिजॉन्टली, और जस्टिफाई बिटवीन, ताकि दोनों के बीच में पूरी स्पेस आ जाए। तो यहाँ पर क्विक कॉल आएगा और यहाँ पर हमारे नेव्स आएंगे। इसके बाद जो इसके अंदर का डिव है इसे भी हम क्लास नेम देंगे फ्लेक्स आइटम सेंटर, और हम इसकी गैप कर देंगे 3। अब ये इमेज और h2 के बीच की गैप होगी, तो यहाँ पर हमें इमेज भी यूज करनी है। यहाँ पर हम सिंपली इमेज को दे देंगे logo.png, क्योंकि यही इमेज हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं जो हमारी लोगो है। यहाँ पर अल्ट में हम लोगो दे देंगे और यहाँ पर हम क्लास नेम देंगे। इसकी विड्थ हम करेंगे 16, हाइट भी कर देंगे 16, और राउंडेड हम इसे कर देंगे
एमडी। अब अगर हम देखते हैं तो ये ठीक हमारा लोगो आ रहा है, लेकिन अभी तक हमारी पैडिंग और मार्जिन कुछ भी ऐड नहीं है, तो उसे भी हम बाद में स्टाइल करेंगे। अब यहाँ पर जो हमारा H2 है, हम इसे क्लास नेम देंगे। इसे हम कर देंगे फॉन्ट बोल्ड, टेक्स्ट 2XL, ताकि ये थोड़ा बड़ा हो जाए। और एमडी डिवाइसेस के बाद हम इसका टेक्स्ट कर देंगे 5XL। मतलब स्मॉल डिवाइसेस पर इसका टेक्स्ट 2XL होगा, लेकिन जब एमडी डिवाइसेस के ऊपर डिवाइसेस होंगे, मतलब 768 पिक्सल से ज्यादा, तो वहां पर टेक्स्ट 5XL होगा। अभी मैं लैपटॉप में हूँ, इसीलिए इसका टेक्स्ट 5XL हो जाएगा और ये काफी बड़ा दिख रहा है। हम इसे 5XL की जगह 3XL कर देंगे। अब ये ठीक है, इतना टेक्स्ट हमें चाहिए। अब यहाँ पर क्विक के बाद हमें स्पेस देनी है, ताकि यहाँ पर भी स्पेस आ जाए क्विक के बाद। और इस कॉल को हम स्टाइल करेंगे, तो यहाँ पर क्लास नेम हमें देना है बॉर्डर बॉटम 2 और बॉर्डर ग्रे 400। मतलब नीचे से इसमें बॉर्डर आ जाएगी और ये काफी अच्छा एक इफेक्ट यहाँ पे दिखेगा। अब यहाँ पर जो नेव है, इसे हम क्लास देंगे, तो यहाँ पर क्लास नेम मैक्स एलजी तक हम इसे हिडन रखेंगे। मतलब एलजी से छोटे जितने भी डिवाइसेस है, उसमें ये वाला टैब हमारा होम, अबाउट, टेस्टिमोनियल्स, ये लिंक्स हमारे हिडन रहेंगे और सिर्फ एलजी से ऊपर के डिवाइसेस में ही शो होंगे। अब एलजी मतलब यहाँ पर होवर करके आप देख सकते हैं 1024 पिक्सल है। इसके बाद हम इसे फ्लेक्स देंगे। यहाँ पर इसे भी हम आइटम सेंटर करेंगे, ताकि सारी चीजें सेंट्रली अलाइन हो। और इसके बीच में हम गैप कर देंगे 7 और इसका टेक्स्ट हम कर देंगे एक्सेल, ताकि ये थोड़ा बड़ा हो जाए। अब यहाँ पर काफी अच्छे से ये आ रहा है। यहाँ पर हमें कुछ पैडिंग भी ऐड करनी होगी और इसे हम पोजीशन फिक्स करेंगे, ताकि जब भी हम वेबसाइट हमारी स्क्रॉल करें, तो ये जो हमारा नेव बार है वो ऑटोमेटिकली स्टिक हो जाए टॉप पोजीशन पर। इसके लिए यहाँ पर हेडर में हम कुछ और क्लास नेम ऐड करेंगे, जैसे कि इसे सबसे पहले तो हम फिक्स्ड कर देंगे। अब अगर हम देखते हैं तो ये पूरा यहाँ तक आ गया है, क्योंकि इसका स्टाइलिंग थोड़ी सी खराब हो गई है, तो हमें इसे फिक्स करना होगा। यहाँ पर हम इंसेट कर देंगे 0। इंसेट 0 मतलब लेफ्ट और राइट से 0 हो जाएगा, मतलब ये पूरी विड्थ ले लेगा। अब इसके बाद हमें इसे करना है टॉप से 0, मतलब ये टॉप पर ही चिपक जाए। और ये अभी पूरी हाइट ले रहा है, तो हमें इसे भी फिक्स करना होगा। तो यहाँ पर हम इसकी हाइट कर देंगे 28। अब ये टॉप पर ही जाएगा। अब जब हम स्क्रॉल करेंगे तो इसका बैकग्राउंड भी ऑटोमेटिकली चेंज होगा, क्योंकि हम इसे जेड इंडेक्स भी देने वाले हैं। पहले ही हम इसका बी सिलेक्ट कर देंगे, ताकि ये बैकग्राउंड से हमारे पूरा मैच हो जाए। अगर हम इसे ट्रांसपेरेंट कर देंगे और जब हम स्क्रॉल करेंगे, जो भी यहाँ पर विजिबल होगा वो उसके बैकग्राउंड में भी विजिबल होगा, लेकिन हमें ऐसे नहीं चाहिए, इसीलिए हमने पहले ही इसे डार्क कलर का कर दिया। इसके बाद हम इसके Z इंडेक्स देंगे 50, ताकि ये सबसे टॉप पर रहे जब भी हम स्क्रॉल करें। और पैडिंग X में हम कर देंगे 5। अब अगर हम देखते हैं तो ये काफी अच्छे से अलाइन हो गया है। यहाँ पर पैडिंग इसकी 5 थोड़ी कम लग रही है, इसलिए पैडिंग X5 हम स्मॉल डिवाइसेस के लिए रखेंगे और एमडी डिवाइसेस के ऊपर हम पैडिंग X इसकी 10 कर देंगे, ताकि हमारे पास और पैडिंग आ जाए। साथ ही में मैक्स एमडी तक हम इसमें बॉर्डर बॉटम ऐड करेंगे, मतलब एमडी डिवाइसेस के नीचे जो भी डिवाइसेस है उसमें बॉटम में बॉर्डर आ जाए। और सेम मैक्स एमडी तक हम बॉर्डर ग्रे 500 कर देंगे और यहाँ पर माय बॉर्डर ऐड कर देंगे। अब ये माय बॉर्डर हमारी कस्टम क्लास नेम है, इसे हम अभी स्टाइल करेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे index.css पर और यहाँ पर हम माय बॉर्डर क्लास बनाएंगे। यहाँ पर @layer utilities, मतलब हम यहाँ पर एक कॉमन स्टाइलिंग हमारी लिख सकते हैं, जो कि होगी सबसे पहले माय बॉर्डर क्लास के लिए। यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे टेलविंड CSS के क्लासेस, जैसे कि अगर MD है तो इसे हम बॉर्डर देंगे, अगर MD है तो हम बॉर्डर ग्रे कर देंगे 500, और अगर MD है तो हम इसे राउंडेड भी कर देंगे, राउंडेड MD। अब ये कॉमन हमारे टेलविंड CSS के क्लास नेम्स हो गए, जिसे हम सिर्फ एक क्लास नेम की मदद से एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक बॉर्डर आ गई है। ये हमने बॉर्डर को कॉमन इसीलिए रखा है क्योंकि हमें बहुत जगह पर ये बॉर्डर यूज करनी होगी, इसीलिए हमने इसे एक कॉमन क्लास नेम बना लिया है। और कहीं पर भी हम सिर्फ माय बॉर्डर क्लास का यूज करके इन क्लास नेम्स को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा नेव बार कंपोनेंट रेडी है। अब हम हमारा दूसरा कंपोनेंट बनाते हैं हीरो। तो इसे हमने हीरो कंपोनेंट नाम दिया है hero.jsx। यहाँ पर भी हम RAFCE करेंगे और यहाँ पर अभी के लिए H2 कर देंगे हीरो और इसे हटा देंगे क्योंकि हमें इंपोर्ट रिएक्ट की जरूरत नहीं। और यहाँ पर app.jsx में नेवबार के नीचे हम हीरो को इंपोर्ट करेंगे और यहाँ पर भी हम एलियास का यूज करेंगे। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हीरो हमें आ जाएगा।
अब ये बेसिकली हमारा फिक्स्ड पोजीशन पे है, इसलिए हीरो हमारा इसके पीछे आ गया है, तो हम इसे देख नहीं सकते। लेकिन जब हम इसे स्टाइल करेंगे तो ये थोड़ा नीचे आ जाएगा और हम इसे क्लियरली देख पाएंगे। अब हीरो कंपोनेंट में हम इसे स्टाइल करेंगे, तो यहाँ पर डिव में हम सबसे पहले तो आईडी देंगे होम, क्योंकि ये बेसिकली हमारा होम कंपोनेंट भी होगा। और यहाँ पर हम सेक्शन का यूज करेंगे, सेक्शन। सेक्शन के अंदर हमारे पास एक डिव होगा, इसके अंदर एक H2 होगा, जहां पर हम टेक्स्ट लिखेंगे मीटिंग विद, और इसे ही मैं फिर से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर हम अलग टेक्स्ट लिखेंगे 1-on-1 वीडियो कॉल। अब अगर हम देखेंगे तो ये फिर भी इसके पीछे ही है, तो हमें इसे पहले पूरा स्टाइल करना होगा। अब यहाँ पर इसे हम क्लास नेम दे देते हैं पैडिंग एक्स में 5, लेकिन अगर MD डिवाइसेस है तो पैडिंग एक्स में 10। साथ ही में मार्जिन टॉप हम देंगे 28। अब यहाँ पर ये हमें नीचे दिख रहा है। इसके बाद जो सेक्शन है इसे हमें क्लास नेम देना है। अब सेक्शन को हम माई बॉर्डर देंगे सबसे पहले। अब माई बॉर्डर से इसे बॉर्डर आ जाएगी, जो कि हमने कॉमन में सेट कर दी थी। इसके बाद हम पैडिंग टॉप से इसे देंगे 10, पैडिंग बॉटम से हम इसे देंगे 32। अब ये इतनी ज्यादा क्यों दी है हमने, ये भी आपको पता चलेगा। और साथ ही में हम इसे कर देंगे फ्लेक्स। फ्लेक्स कॉल मतलब ये एक कॉलम में आ जाए दोनों हेडिंग्स। आइटम सेंटर मतलब हॉरिजॉन्टली ये सेंटर में आ जाए, और इसके बीच की गैप हम कर देंगे 10। अब अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये पूरी विड्थ ले रहा है इतनी, और ये सेंटर में भी आ गया है। अब हमें इसे स्टाइल करना है, तो इस डिव को हम क्लास नेम देंगे। सबसे पहले तो हम कर देंगे फॉन्ट ब्लैक, के बाद हम इसे कर देंगे टेक्स्ट सेंटर। टेक्स्ट सेंटर से ये सेंटर में अलाइन हो जाएगा। साथ ही में स्पेस वाई हम कर देंगे 2, लेकिन अगर MD है तो हम स्पेस वाई कर देंगे 3, ताकि MD डिवाइसेस के ऊपर थोड़ी ज्यादा स्पेस आ जाए। और यहाँ पर हम टेक्स्ट कर देंगे 4XL, लेकिन अगर MD डिवाइसेस के ऊपर है तो हम टेक्स्ट 5XL। अब यही इसकी रिस्पॉन्सिवनेस भी है कि जब डिवाइसेस स्मॉल है तो हम 4XL ही विड्थ या फिर टेक्स्ट की साइज दे रहे हैं, लेकिन अगर लार्ज डिवाइसेस है जैसे कि MD मीडियम डिवाइसेस के अगर ऊपर है तो हम इसे 5XL कर रहे हैं। यही हमारी रिस्पॉन्सिवनेस है। और एक हम और ऐड कर देंगे, अगर LG डिवाइसेस के भी ऊपर है तो हम इसकी टेक्स्ट को 6XL कर देंगे। अब अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर काफी बड़ा टेक्स्ट लिखकर आ गया है। अब यहाँ पर हमारा टेक्स्ट एकदम वाइट दिख रहा है, तो हम इसे थोड़ा स्टाइल करेंगे, और उसके लिए इस डिव को ही हम डायरेक्टली स्टाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देंगे BG लीनियर 30, मतलब लीनियर ग्रेडियंट हो जाए। बैकग्राउंड हम इसका कलर करेंगे। अब ये हम करेंगे फ्रॉम ब्लू 800 से लेकर टू पिंक 600 तक। अब अगर हम इसे देखें तो यहाँ पर हमारा ग्रेडियंट लीनियर ग्रेडियंट बैकग्राउंड बन के रेडी है। लेकिन हमें ऐसा बैकग्राउंड नहीं चाहिए, हमें ये टेक्स्ट के अंदर चाहिए। इसके लिए सिंपली हम कर देंगे BG क्लिप टेक्स्ट, मतलब ये बैकग्राउंड टेक्स्ट के पीछे क्लिप हो जाए। अब ये दिखेगा नहीं क्योंकि हमारा टेक्स्ट व्हाइट है, तो हमें टेक्स्ट को ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा। तो टेक्स्ट ट्रांसपेरेंट। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये बैकग्राउंड हमारा क्लियरली विजिबल है, वो भी ग्रेडियंट के साथ। अब यहाँ पर इस डिव के नीचे सेक्शन में ही हम एक P टैग यूज करेंगे, और इसमें मैं जल्दी से टेक्स्ट लिख देता हूँ। तो ये यहाँ पर हमने टेक्स्ट ऐड कर दिया है। इसे हमें थोड़ा सा स्टाइल करना होगा, तो यहाँ पर P को हम क्लास नेम दे सकते हैं। सबसे पहले तो हम इसके टेक्स्ट लार्ज करेंगे, मतलब टेक्स्ट LG करेंगे। इसके बाद अगर ऑलरेडी LG डिवाइसेस है तो यहाँ पर हम टेक्स्ट इसका कर देंगे XL, और इसे हम मैक्स विड्थ देंगे 72। साथ ही में अगर MD डिवाइसेस के ऊपर है तो हम मैक्स विड्थ इसकी कर देंगे LG, और अगर LG डिवाइसेस के ऊपर है तो हम इसकी मैक्स विड्थ कर देंगे XL। अब अगर हम देखते हैं तो ये एक साइड में आ रहा है, तो हम इसके लिए यहाँ पर MX कर देंगे ऑटो, मतलब X एक्सिस में मार्जिन ऑटो हो जाए और ये सेंटर में आ जाए। इसके बाद हम इसे टेक्स्ट कर देंगे सेंटर। अब ये सारी चीजें सेंटर में आ जाएगी। यहाँ पर हमें आइकॉन्स की भी जरूरत पड़ेगी, तो हम सिंपली रिएक्ट आइकॉन से आइकॉन्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। ये सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में पिन ऑलरेडी मिल जाएंगे, आप डायरेक्टली उसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम टर्मिनल ओपन करेंगे, और यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ पर npm i रिएक्ट आइकॉन्स, अब ये हमें हमेशा क्लाइंट में ही इंस्टॉल करना है क्योंकि यही हमारा रूट फोल्डर है, ना कि क्विक कॉल में। तो हमारे रिएक्ट आइकॉन्स इंस्टॉल हो चुके हैं। हम इसे package.json में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर रिएक्ट आइकॉन्स, और ये मेरा वर्जन है। अगर ये वर्जन आपका कोई डिफरेंट भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये टाइम टू टाइम अपडेट होते रहता है। अब हीरो में मैंने ऑलरेडी एक आइकॉन निकाल के रखा था रिफ्रेश के लिए, तो यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं रिफ्रेश।
अब यहाँ पर हम जैसे रिफ्रेश लिखेंगे बहुत सारे आइकॉन्स हमें दिख रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने ये वाला यूज किया था, ये वाला। तो हम इसे क्लिक करेंगे और यहाँ से कॉपी करके हमारे वीएस कोड में पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं इंपोर्ट स्टेटमेंट पेस्ट कर देता हूँ। अब इसके बाद पी टैग के नीचे और सेक्शन के अंदर ही हम एक डिव लेंगे। इस डिव के अंदर हम एक और डिव लेंगे और इस डिव के अंदर हमारा एक और डिव होगा। बेसिकली हमने नेस्टिंग की है। ये स्टाइलिंग पर्पस के लिए हमने मल्टीपल डिव्स का यूज किया है। अब इस डिव के साथ हमने जो यहाँ पर एमडी रिफ्रेश लिया है वो लेंगे और यहाँ पर हम इस आइकॉन को यूज करेंगे। अब जब हम इसे स्टाइल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने ऐसा क्यों किया है। यहाँ पर हम इसकी साइज देंगे सबसे पहले तो 24 और इसे हम कलर दे सकते हैं #FFF मतलब व्हाइट कलर। अब अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास रिफ्रेश आइकॉन रेडी है। अब सबसे पहले हम इसे स्टाइल करेंगे। जो हमने डिव लिया है इसे हम क्लास नेम देंगे मैक्स विड्थ LG। लेकिन अगर LG डिवाइसेस के ऊपर है तो हम मैक्स विड्थ इसकी कर देंगे XL। इसे हम फ्लेक्स करेंगे और मैक्स LG तक हम इसे फ्लेक्स कॉल करेंगे। इसका मतलब सिंपली ये है कि ये एक रो में आएगा, लेकिन अगर LG डिवाइसेस के नीचे है तो ये एक कॉलम में आ जाएगा। उसके बाद हम इसे आइटम सेंटर कर देंगे, साथ ही में हम इसकी गैप 5 कर देंगे। अब ये जो सेकंड डिव है इसे भी हम स्टाइल करेंगे। इसमें हम सिंपली फ्लेक्स देंगे, आइटम सेंटर कर देंगे और इसमें हम गैप 2 रखेंगे। अब ये जो थर्ड डिव है यहाँ पर भी हम क्लास नेम देंगे। बेसिकली हमें ये इनपुट फील्ड जैसे डिस्प्ले करना है, इसीलिए हमने इतनी नेस्टिंग की है। हम डायरेक्टली इनपुट यूज कर सकते थे लेकिन उसकी स्टाइलिंग अलग आ जाती, इसलिए हमने सिंपली डिव रखा है। बाद में हम इसे इनपुट भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देंगे फ्लेक्स आइटम सेंटर ताकि हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ जाए। जस्टिफाई हम कर देंगे बिटवीन, बॉर्डर इसकी कर देंगे 2, साथ ही में बॉर्डर ग्रे हम कर देंगे 900 और इसे राउंडेड हम करेंगे MD और यहाँ पर बैकग्राउंड ग्रे हम कर देंगे 800। साथ ही में इसका टेक्स्ट हम ग्रे कर देंगे 400 ताकि ये थोड़ा सा लाइट आ जाए। पैडिंग X हम कर देंगे 6, पैडिंग Y हम कर देंगे 3 और यहाँ पर हम इसका टेक्स्ट कर देंगे XL और इसके विड्थ कर देंगे 56। अब अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये हमारे पास एक बॉक्स जैसे बन के रेडी है। अब हम इसमें इनपुट भी ऐड करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसे हम कर्सर पॉइंटर करेंगे ताकि ये अच्छा दिखे। तो यहाँ पर हम क्लास नेम ऐड कर सकते हैं और इसे हम कर देंगे कर्सर पॉइंटर ताकि एक पॉइंटर इफेक्ट यहाँ पर दिख जाए। अब जब हम इस वेबसाइट को स्क्रॉल कर रहे हैं तो ये इसके पीछे ओवरलैप हो जा रहा है और यही इफेक्ट हमें चाहिए था कि हमारा नेव बार फिक्स्ड रहे। अब यहाँ पर हमें एक और आइकॉन लगेगा जो कि हम इंपोर्ट करेंगे। ये भी हमारा फ्रॉम होगा रिएक्ट आइकॉन से /lu। अब आप इजीली रिएक्ट आइकॉन्स की वेबसाइट पर कोई भी आइकॉन चूज कर सकते हैं। मैंने ये ऑलरेडी निकाल के रखा था इसलिए मैं इसे यूज कर रहा हूँ। LU कॉपी, ये कॉपी के लिए आइकॉन है। अब यहाँ पर हमने जो डिव लिया है इसके अंदर हम इनपुट ऐड करेंगे। अब इनपुट यहाँ पर बहुत सारे हमारे पास टाइप है, हम टेक्स्ट का यूज करेंगे। नेम और आईडी की हमें जरूरत नहीं है इसीलिए हम इसे हटा देंगे। अब यहाँ पर टाइप हमारा टेक्स्ट है, इसे हम रीड ओनली करेंगे। अब ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू ट्रू होती है अगर हमने अट्रीब्यूट इसे दिया है। इसके बाद हम इसमें वैल्यू देंगे। अभी के लिए मैं कुछ भी वैल्यू दे देता हूँ जैसे कि कोई कोड और यहाँ पर हम इसे स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्लास नेम देता हूँ, इसके विड्थ हम करेंगे 36 और इसे आउटलाइन हम कर देंगे नन ताकि जब भी हम क्लिक करें तो उसके अराउंड एक बॉर्डर जैसे आउटलाइन ना आए। मैं इसे हटा के भी दिखाता हूँ। तो हम सिर्फ विड्थ 36 रखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ऐसे एक कोड जनरेट हो जाएगा, लेकिन जब भी हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आउटलाइन आ जाएगी, इसीलिए हमने यहाँ पर आउटलाइन नन कर दिया था। अब अगर हम इस पर क्लिक भी करेंगे तो आउटलाइन नहीं आएगी। इसके बाद इस इनपुट के बाद यहाँ पर हम कॉपी वाला आइकॉन यूज करेंगे। तो LU कॉपी और इसमें हम सबसे पहले तो साइज देंगे, ये होगी 24 और इसे हम क्लास नेम देंगे कर्सर पॉइंटर। अब यहाँ पर कलर व्हाइट की हमें जरूरत नहीं है, इसे हटा देंगे क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये व्हाइट हो जा रहा है इसीलिए। तो यहाँ पर ये हमारा कॉपी वाला आइकॉन है और ये हमारा रिफ्रेश वाला आइकॉन है। साथ ही में यहाँ पर हमारे पास कोड भी आ गया है। अब आगे चलकर हम इसमें फंक्शनैलिटीज डालेंगे जैसे कि हम कॉपी करेंगे या फिर रिफ्रेश करेंगे तो कोड रिफ्रेश हो जाएगा। अब यहाँ पर इस डिफ के नीचे हम एक बटन लेंगे। तो यहाँ पर बटन और इसे मैं टेक्स्ट देता हूँ मेक अ कॉल। अब इसे हम स्टाइल करेंगे। सबसे पहले हम क्लास नेम देंगे पैडिंग X से 20 और अगर MD डिवाइसेस है पैडिंग X से हम 10 कर देंगे। पैडिंग Y में हम 4 कर देंगे। राउंडेड इसे फुल कर देते हैं
ताकि ये पूरा सर्कल हो जाए। अब अगर हम इसे देखते हैं तो यहाँ पर मेक अ कॉल आ रहा है, लेकिन हमने अभी तक इसे बैकग्राउंड वगैरह नहीं दिया है, तो यहाँ पर हम इसे बैकग्राउंड दे सकते हैं। अब हम सेम बैकग्राउंड देंगे जो हमने पहले दिया था ग्रेडियंट के लिए, बीजी लीनियर 30, और ये भी फ्रॉम ब्लू 800 टू पिंक 600, मतलब ये यहाँ पर ग्रेडियंट बैकग्राउंड आ जाएगा। अब यहाँ पर टेक्स्ट हम थोड़ा बड़ा करते हैं जो कि होगा टेक्स्ट एक्सेल, और यहाँ पर MX हम कर देंगे ऑटो, ताकि मार्जिन एक्स एक्सिस में ऑटो हो जाए। साथ ही में हम इसका कर्सर पॉइंटर कर देंगे और हम इस पर होवर इफेक्ट लगाएंगे। जैसे अगर होवर करे तो इसका स्केल हम 105 कर देंगे, और साथ ही में ये स्मूथ होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर ट्रांजिशन लगा देंगे। अब पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका इफेक्ट कैसे आएगा। जब हम इसे होवर करेंगे तो ये एकदम से बड़ा हो रहा है, हमें ऐसे हार्ड इफेक्ट नहीं चाहिए, हमें इसे स्मूथ करना होगा। इसीलिए हम यहाँ पर ट्रांजिशन लगाते हैं, ट्रांजिशन ऑल, मतलब सबके लिए, और यहाँ पर ईज इन आउट, और यहाँ पर ड्यूरेशन हम इसकी कर देंगे 300 मिली सेकेंड्स। अब अगर हम देखते हैं और यहाँ पर होवर करते हैं तो ये काफी स्मूथ इफेक्ट आ रहा है, और ये हमारा बटन, रिफ्रेश, कॉपी और हमारा कोड का पूरा स्ट्रक्चर बन के रेडी है। अब यहाँ पर हम सिर्फ स्टाइलिंग नहीं करने वाले, हम एक्चुअल फंक्शंस भी लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शंस होंगे, एक होगा कॉपी करने के लिए और एक होगा कोड को जनरेट करने के लिए। तो सबसे पहले हम कोड को जनरेट करने के लिए फंक्शन बना लेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हमें लगेगा एक स्टेट, तो यहाँ पर कॉन्स्ट चैट आईडी सेट चैट आईडी। अब ये हम एक यूज स्टेट हुक लेंगे, तो यूज स्टेट, और यहाँ पर इनिशियली ये एम्प्टी स्ट्रिंग होगा। अब यहाँ पर जो हमने वैल्यू दी थी इसके जगह हम चैट आईडी की वैल्यू देंगे, क्योंकि यही हमारी रैंडम कोड या फिर आईडी होगी, रूम आईडी, जो कि हम जनरेट करने वाले हैं। फिलहाल तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग है, इसलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन हम इसे जनरेट करेंगे। तो हम एक फंक्शन बनाते हैं, कॉन्स्ट जनरेट कोड। अब ये फंक्शन हम यूज इफेक्ट पर कॉल करेंगे, मतलब जब भी पेज लोड हो तो ये फंक्शन कॉल करेगा, यहाँ पर जनरेट कोड। अब इसका लॉजिक हमें बनाना है, तो सबसे पहले हम लेंगे एक एरे, या फिर हम इसे स्ट्रिंग ही रख सकते हैं, कॉन्स्ट कैस। अब ये हो गए हमारे कैरेक्टर्स, तो हमें कौन से कैरेक्टर्स चाहिए, तो मैं नॉर्मली A to Z लिख लेता हूँ। अब ये हमारे पास कैश की एक स्ट्रिंग हो गई, हम इसी में से कोई वैल्यू यूज करेंगे, क्योंकि हम नंबर्स नहीं चाहते, हम सिर्फ चाहते हैं जैसे ABC डैश XYZ, ऐसे हमारा कोड जनरेट हो जाए। इसीलिए हमने प्री डिफाइंड वैल्यूज ले ली है, जो कि है A to Z। अगर आपको कैपिटल्स भी इसमें इंक्लूड करने हैं तो आप कैपिटल ABCD to Z ऐसे लिख सकते हैं, या फिर अगर आपको नंबर्स इंक्लूड करने हैं तो आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। मैंने सिर्फ लोअर केस में अल्फाबेट्स ऐड किए हैं। अब यहाँ पर हम एक और फंक्शन बनाएंगे, पार्ट्स, कॉन्स्ट पार्ट, और ये एक फंक्शन होगा। अब ये पार्ट में हम एक स्ट्रिंग देंगे, तो लेट str, और ये होगी एम्प्टी स्ट्रिंग। इसके बाद हम एक फॉर लूप लगाएंगे, तो फॉर, ये मैं पहले से लेता हूँ, फॉर यहाँ पर हम लिखेंगे लेट i इक्वल्स 0, मतलब i में हम 0 वैल्यू असाइन कर रहे हैं। i इज लेस देन 3, मतलब सिर्फ 3 ही बार ये रन करेगा, और i प्लस प्लस, मतलब हर बार ये इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर str हम लेंगे और इसमें प्लस कर देंगे, मतलब बेसिकली हम कॉन्केटिनेट करने वाले हैं वैल्यूज को। यहाँ पर कैर्स और इंडेक्स, दैट्स इट। अब ये इंडेक्स हम सिंपली i लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम i देंगे तो हर बार सेम ही कोड जनरेट होगा, जैसे कि ABC, क्योंकि यही 0 1 2 की वैल्यूज है। लेकिन हमें ऐसे नहीं चाहिए, हम इसका इंडेक्स अलग से एक्सेस करेंगे। तो हम यहाँ पर एक फंक्शन लिखेंगे मैथ डॉट फ्लोर, मतलब ये फ्लोर वैल्यू देगा। जैसे कि अगर डेसिमल में वैल्यू है सपोज 4.6, तो ये इसे 4 कर देगा। अब इसके अंदर हम मैथ डॉट रैंडम का यूज करेंगे, ताकि कोई भी रैंडम वैल्यू जनरेट हो, और उसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम कैश डॉट लेंथ से, ताकि हर बार हमारे पास एक रैंडम वैल्यू जनरेट होगी, मल्टीप्लाइड बाय कैरेक्टर्स की लेंथ होगी, और इसका हम फ्लोर लेंगे, मतलब ये वैल्यूज हमेशा इसके बीच में ही आएगी, इसलिए हमने कैश डॉट लेंथ लिया है। अगर हम ये नहीं लेते तो वैल्यूज कुछ भी आ सकती थी। अभी हमारे पास सिर्फ 26 अल्फाबेट्स है, अगर वैल्यू 32 आती है तो हमारे पास कोई भी अल्फाबेट नहीं है, इसलिए हमने कैश डॉट लेंथ का यूज किया है। और ये मैथ डॉट रैंडम से मल्टीप्लाई होने के बाद जो भी एक नंबर आएगा, जैसे कि 25.4, तो इसे ये फ्लोर कर देगा, मतलब 25 कर देगा, और 25 इंडेक्स पर जो भी वैल्यू है वो ये रिटर्न करेगा str स्ट्रिंग में। तो ऐसी हमारे पास 3 वैल्यूज आएगी। इसके बाद हम सिंपली रिटर्न कर देंगे str स्ट्रिंग को, या फिर str वेरिएबल को। अब इस पार्ट में हमारे पास रिटर्न हो जाएगा str, तो मैं इसे कोलैप्स करता हूँ अभी के लिए, और यहाँ पर हम सेट चैट आईडी कर सकते हैं। अब ये हमें क्या सेट करना है,
यहाँ पर टेम्पलेट स्ट्रिंग और यहाँ पे पार्ट और यहाँ पे फिर से हम इसी फंक्शन को कॉल करेंगे क्योंकि और 3 वेरिएबल्स या फिर और 3 लेटर्स हमारे पास आ जाएंगे और यहाँ पे फिर से डॉलर कर्ली ब्रेस पार्ट। तो ये पार्ट फंक्शन 3 बार कॉल होगा और ये हमें चैट आईडी रिटर्न करेगा। अब ये आईडी कैसे जनरेट होगी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए 3 लेटर्स, फिर से 3 लेटर्स और फिर से 3 लेटर्स, ऐसे हमारे पास रैंडम कोड जनरेट हो जाएगा। जितने बार भी हम रिफ्रेश करेंगे एक रैंडम कोड हमारे पास जनरेट होगा और वो हम इस वेरिएबल में स्टोर करेंगे चैट आईडी और यही हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं चैट आईडी। तो यहाँ तक हमारा फंक्शन बनके रेडी है जो कि रैंडम कोड को जनरेट करता है जब भी हम पेज रिलोड करेंगे। यहाँ पर हम इसे कोलैप्स करते हैं, यूज इफेक्ट को भी कोलैप्स करते हैं और यहाँ पर हम कॉपी करने के लिए फंक्शन बनाते हैं। उसके पहले हमें यहाँ पर env फाइल यूज करनी होगी। अब env फाइल जैसे कि आपको पता है एनवायरमेंट वेरिएबल स्टोर करने के लिए होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वीट फ्रंट एंड यूआरएल क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। अभी के लिए ये लोकल होस्ट कर देंगे हम http://localhost:5173। प्रोडक्शन में ये यूआरएल हमारा डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर फ्रंट एंड यूआरएल है और इसे हम यहाँ पर एक्सेस करेंगे। तो const फ्रंट एंड यूआरएल और इसे हम import.meta.env.read_front-end_url इस वेरिएबल की मदद से एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर वीट प्रीफिक्स लिखना कंपलसरी है क्योंकि हम वीट का यूज करने वाले हैं और वीट उन्हीं को एक्सपोज करता है, उन्हीं वेरिएबल्स को या फिर एनवायरमेंट वेरिएबल्स को जिसके सामने हम प्रीफिक्स लगाते हैं वीट का। तो ये फ्रंट एंड यूआरएल हम एक्सेस कर सकते हैं। इसकी जरूरत हमें कॉपी करने के लिए पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ इस कोड को कॉपी नहीं करने वाले, हम पूरा का पूरा यूआरएल भी कॉपी करेंगे जिससे हम किसी और पेज पर रिडायरेक्ट हो सके। अब यहाँ पर हम एक स्टेट बनाते हैं जिसे हम नाम देंगे कॉपीड और यहाँ पर हम करेंगे सेट कॉपीड, मतलब क्या हमने कॉपी किया है या फिर नहीं किया है और इसे इनिशियली हम फॉल्स कर देंगे क्योंकि स्टार्टिंग में हम कोई भी कोड ऑटोमेटिकली कॉपी नहीं करने वाले। अब यहाँ पर फंक्शन बनाते हैं const copy text। ये फंक्शन बहुत सिंपल होगा। इस फंक्शन में हम नेविगेटर का यूज करेंगे जो कि होगा विंडो डॉट नेविगेटर डॉट, यहाँ पर हमें मिलता है क्लिपबोर्ड और यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं तो राइट टेक्स्ट। अब राइट टेक्स्ट हमने इसीलिए यूज किया है क्योंकि हमें पता है हमें सिर्फ टेक्स्ट ही कॉपी करना है। अब यहाँ पर हम डायरेक्टली अगर चैट आईडी भी लिखेंगे तो चैट आईडी कॉपी हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर टेम्पलेट लिटरल्स का ऐड करेंगे और यहाँ पर देंगे एक पाथ जो कि होगा फ्रंट एंड यूआरएल। फ्रंट एंड यूआरएल इसके बाद हम स्लैश कॉल देंगे और स्लैश इसके बाद हम देंगे चैट आईडी ताकि ये पूरा यूआरएल कॉपी हो जाए। और जब हम कॉपी कर लेंगे तो हम सेट कॉपीड को कर देंगे ट्रू कि हमें पता चल जाए कि हमने कॉपी किया है। अब अगर हम यहाँ पर जाते हैं तो ये फंक्शन काम नहीं करेगा क्योंकि हमने इसे असाइन ही नहीं किया है। पहले इसे असाइन कर देते हैं, यहाँ पर ऑन क्लिक हम लगाएंगे और यहाँ पर कॉपी टेक्स्ट फंक्शन को हम कॉल करेंगे। अब अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ, इसे कॉपी करता हूँ और नए यूआरएल में इसे पेस्ट करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास लोकल होस्ट स्लैश कॉल और स्लैश ये कोड लिख कर आ गया है। ऐसे हमारा पूरा यूआरएल कॉपी हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और आइकॉन की हमें जरूरत पड़ेगी। इस आइकॉन का नाम है IO कॉपी और ये रिएक्ट आइकॉन्स IO5 से हम इंपोर्ट करेंगे। ये आइकॉन मैंने पहले ही निकाल के रखा था, आपको ये भी रिएक्ट आइकॉन्स पे मिल जाएगा। अब यहाँ पर ये जो कॉपी वाला है हम इसे रिमूव करेंगे और कर्ली ब्रेस में यहाँ पर लिखेंगे अगर कॉपीड है तो ये शो करो, एल्स ये आइकॉन शो करो। तो अगर कॉपीड है तो हम IO कॉपी शो करने वाले हैं और इसके ऊपर ऑन क्लिक फंक्शन काम नहीं करेगा, लेकिन अगर कॉपी नहीं किया है हमने पहले से तो ये LU कॉपी शो करेगा। इसका मतलब सिर्फ ये UI के लिए है। अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ अब यहाँ पर एक कोड आ जाएगा। अब अगर मैं इसे कॉपी करता हूँ तो ये आइकॉन बदल जाएगा। अब मैं दोबारा इसे कॉपी नहीं कर सकता, लेकिन जब भी हम कोड को रिफ्रेश करेंगे तो वापस से हम इसे कॉपी कर सकेंगे। ये इसका मीनिंग है, इसीलिए हमने इसे ऐड किया है। अब ये छोटे छोटे डिटेल्स है लेकिन वेबसाइट में काफी अच्छे दिखते हैं, इसीलिए हमने इसे ऐड किया है। अब मैं सारे फाइल्स को पहले क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर हमारा यहाँ तक बनके रेडी है। अब यहाँ पर हम टोस्ट नोटिफिकेशन भी दिखाएंगे जब हम इसे कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें जरूरत पड़ेगी रिएक्ट टोस्टिफाई की। अब यहाँ पर npm पैकेज भी है, हम सिंपली इसे कॉपी कर कर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर टर्मिनल में जाकर रिएक्ट टोस्टिफाई हम इंस्टॉल कर लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा वर्जन 11.0.5 है। अब यहाँ पर हम अगर दूसरे वेबसाइट पर जाए जो कि है गिटहब पेज डॉक्यूमेंटेशन, ये भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल
जाएगी तो यहाँ पर हम पूरा देख सकते हैं कि कैसे हमें कोड करना है। अब मुझे हमेशा टॉप सेंटर से चाहिए और डिफ़ॉल्ट चाहिए और कलर्ड चाहिए। आप बाकी सेटिंग्स भी चेंज कर सकते हो और यहाँ पर शो टोस्ट भी सिलेक्ट कर सकते हो, तो ऐसा यहाँ पर टोस्ट आ जाएगा। मैं सिंपली इसे कॉपी कर लेता हूँ। हम चाहे तो हम हर एक टोस्ट के लिए अलग से भी कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हैं, लेकिन मैं एक ही रखने वाला हूँ, इसलिए डायरेक्टली टोस्ट कंटेनर को ही कॉन्फ़िगरेशन कर दूँगा। अगर आपको अलग-अलग करने हैं तो आप टोस्ट को भी चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर वीएस कोड में जाकर यहाँ पर हमें main.jsx में इसे ऐड करना है। तो यहाँ पर ऐप के बाद भी हम ऐड कर सकते हैं टोस्ट कंटेनर। अब इस टोस्ट कंटेनर को हमें इंपोर्ट करना होगा रिएक्ट टोस्टिफाई से और साथ ही में इस बाउंस ट्रांजिशन को भी, ये भी रिएक्ट टोस्टिफाई से। अब हमारा कॉन्फ़िगर हो गया है, अब हमें इसे यूज करना है। तो सिंपली यहाँ पर कंपोनेंट्स में हीरो में जब हम कॉपी करेंगे और सेट कॉपीड को ट्रू कर देंगे, इसके बाद हम टोस्ट नोटिफिकेशन ऐड करेंगे। तो टोस्ट ये आएगा रिएक्ट टोस्टिफाई से और इसमें हम सक्सेस ऐड करेंगे और यहाँ पर हम कुछ भी मैसेज लिख सकते हैं, जैसे कोड कॉपीड टू क्लिपबोर्ड। अब सिर्फ इस एक मैसेज से ये काफी अच्छा और अमेजिंग यूआई दिखेगा। जैसे कि जब भी हमारे पास कोड आएगा हम इसे कॉपी करेंगे और एक टोस्ट नोटिफिकेशन हमारे पास शो होगा, ताकि यूजर को पता चले कि कोड कॉपी हो गया है। अब मैं इसे कोलैप्स कर देता हूँ और ये हमारा फंक्शन ऑलमोस्ट रेडी है। अब यहाँ पर रिफ्रेश करने के लिए भी हमें फंक्शन बनाना होगा। तो यहाँ पर कॉन्स्ट रिफ्रेश कोड मतलब हमारे पास नया कोड आ जाएगा और इसको करने के लिए सबसे पहले हम कर देंगे जनरेट कोड फंक्शन को कॉल, दैट्स इट। और साथ ही में जैसे ये फंक्शन आ जाएगा हम कर देंगे सेट कॉपीड को फॉल्स, क्योंकि ये नया कोड हमने कॉपी नहीं किया है तो इसलिए इसे फॉल्स कर देंगे। और इस रिफ्रेश कोड को हम रिफ्रेश आइकॉन पर यूज करेंगे। इस आइकॉन पर हम ऑन क्लिक लगा सकते हैं, तो ऑन क्लिक रिफ्रेश कोड। काफी सिंपल लॉजिक है और यहाँ पर जैसे हमने कॉपी कर लिया है, अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो एक नया कोड आ जाएगा और ये हमने कॉपी नहीं किया है। फिर से रिफ्रेश करेंगे तो एक नया कोड, और अगर हमने कॉपी कर लिया तो उस नोटिफिकेशन। तो ये एक कंप्लीट फ्लो बनके हमारा रेडी है। अब यहाँ पर हमारे पास एक इमेज है जो कि है SRC एसेट्स के अंदर image.png। अब ये मैंने गूगल से ली है, हम इसे ही यूज करने वाले हैं हमारे बैनर इमेज के लिए। तो यहाँ पर हीरो कंपोनेंट में सबसे नीचे सेक्शन के नीचे हम एक डिव बनाएंगे और इसके अंदर हम इमेज देंगे। अब इस इमेज को हमें पहले ही इंपोर्ट करना है, तो यहाँ पर मैं इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट इमेज फ्रॉम, और यहाँ पर हम एलियास का यूज कर सकते हैं एसेट्स और इसके अंदर image.png। अब यहाँ पर एसआरसी की जगह हम सिंपली इमेज दे सकते हैं। अल्ट में हम इसे हीरो इमेज नाम दे देंगे और साथ ही में इसे हम कुछ क्लास नेम देंगे। अब यहाँ पर हम इसका विड्थ हम कर देंगे फुल, लेकिन अगर एमडी डिवाइसेस के ऊपर है तो इसके विड्थ हम 160 कर देंगे। तो यहाँ पर विड्थ 160। अब विड्थ 160 मतलब यहाँ पर होवर करने पर आपको पता चलेगा कि 160 मतलब इसे 40 रैम या फिर 640 पिक्सल के आसपास है इसकी विड्थ। वैसे ही एलजी डिवाइसेस के ऊपर हम इसके विड्थ कर देंगे 200 और राउंडेड इसे कर देंगे हम एक्सेल, ताकि ये बहुत राउंडेड हो जाए। अब अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक अमेजिंग इमेज हमें देखने को मिल रही है, लेकिन अभी हमें इसे स्टाइल करना है और सेंटर अलाइन करना है। इसके लिए हम डिव को स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पर हम क्लास नेम देंगे। सबसे पहले तो हम इसे रिलेटिव कर देंगे, इसके बाद इसका z इंडेक्स 40 करेंगे और माइनस टॉप से इसे 28 कर देंगे ताकि ये थोड़ी ऊपर आ जाए। अब अगर हम देखते हैं ये थोड़ी ऊपर आ गई है, तो हमें इसे सेंटर भी करना है। तो हम यहाँ पर फ्लेक्स कर देंगे, जस्टिफाई हम इसे सेंटर कर देंगे और पैडिंग 5 कर देंगे। साथ ही में अगर एमडी डिवाइसेस है तो पैडिंग हम इसकी 10 कर देंगे। अब अगर हम देखते हैं तो ये सेंटर में अलाइन हो गया है और ये एक ओवरलैपिंग इफेक्ट भी हमारा बन गया है। अब यहाँ पर हम इसे सिंपल इमेज नहीं रखेंगे, हम एक ग्लास इफेक्ट देंगे। इसके लिए हम इस इमेज को अभी के लिए यहाँ से कट करते हैं और एक डिव लेते हैं और इस डिव के अंदर इस इमेज को रखते हैं। अब इस डिव को भी हमें स्टाइल करना होगा। यहाँ पर इसकी पैडिंग हम 1 कर देंगे, लेकिन एमडी डिवाइसेस के ऊपर हम इसकी पैडिंग 10 कर देंगे। साथ ही में इसे हम सेम राउंडेड करेंगे या फिर ज्यादा 2XL और इसका बैकग्राउंड हम ग्रे कर देंगे 800। अब यहाँ पर /50 लिखकर हम इसकी ओपेसिटी 0.5 कर सकते हैं, मतलब 50%। अब अगर हम देख सकते हैं यहाँ पर ये इफेक्ट बनके रेडी है और इसकी ओपेसिटी भी 50% है, इसीलिए पीछे की लाइन भी हमें यहाँ पर दिख रही है। अब यहाँ पर हम अगर बैकड्रॉप ब्लर करेंगे, वो भी 3XL या फिर MD, अब हम चेक करेंगे तो यहाँ पर पीछे की लाइन हमें नहीं दिख रही, क्योंकि ये बैकग्राउंड को ब्लर कर देता है। अब यहाँ पर हम बॉर्डर भी यूज करेंगे
और बॉर्डर व्हाइट कलर की होगी। इसकी भी ओपेसिटी 30 कर देंगे, मतलब 30%। साथ ही में हम इसे शैडो एमडी करेंगे और शैडो इसकी ग्रे कर देंगे हम 700, और इसे कर्सर हम पॉइंटर कर देंगे ताकि एक अमेजिंग होवर इफेक्ट भी इसका बन जाएगा। अब अगर हम देखते हैं तो ये काफी अच्छा इफेक्ट यहाँ पर लग रहा है, और ये एक ग्लास इफेक्ट भी है। तो हमने ब्यूटीफुली हमारा हीरो सेक्शन बना लिया है, वो भी बहुत सारे इफेक्ट्स और फंक्शंस के साथ। अब यहाँ पर app.jsx में हमें राउटिंग ऐड करनी है, और साथ ही में हमें लिंक्स भी ऐड करने हैं। इसीलिए हम रिएक्ट राउटर डॉम पैकेज का यूज करेंगे। तो यहाँ पर npm i react router डॉम, अब यहाँ पर ये पैकेज हमारा इंस्टॉल हो गया है। तो यहाँ पर इन सब को हम ब्राउजर राउटर में रैप करेंगे। तो यहाँ पर इस डिव को हम रिमूव कर देंगे और ब्राउजर राउटर, इसके अंदर हम इस डिव को पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पर नेविबार में या फिर हीरो में हम लिंक का यूज कर सकते हैं, इसीलिए हमें कंपलसरी था कि हम ब्राउजर राउटर से इसे रैप कर दे। अब यहाँ पर जो हमारा हीरो कंपोनेंट है, यहाँ पर ये मेक अ कॉल वाला बटन है, हमें इसे भी एक्टिव बनाना होगा। तो हम सिंपली इस बटन को कॉपी करेंगे यहाँ से और एक लिंक टैग लेंगे। ये लिंक टैग हमारा आएगा रिएक्ट राउटर डॉम से, और इसके अंदर हम इसे पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर लिंक टू, ये होगी हमारी स्लैश कॉल और स्लैश हमारी चैट आईडी। तो ये एक डायनामिक लिंक होगी। अब अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जैसे ही मैं मेक अ कॉल पे क्लिक करता हूँ तो ये रिडायरेक्ट हो जाता है स्लैश कॉल स्लैश इस कोड पर। अब अभी के लिए हमारे पास कोई भी राउट नहीं है, इसीलिए ये पेज यही शो कर रहा है, लेकिन बाद में हम इसके लिए अलग से एक राउट बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने सक्सेसफुली लिंक को ऐड कर दिया है, और यहाँ पर हमारा हीरो सेक्शन बनकर कंप्लीट है। अब यहाँ पे हम हमारा तीसरा कंपोनेंट बनाते हैं, जिसे हम नाम देंगे फीचर्स। तो यहाँ पे फीचर्स डॉट JSX, यहाँ पे सेम हमें RFC करना है, और यहाँ पर भी के लिए मैं एक H2 टैग ऐड कर देता हूँ जिसमें हम लिखेंगे फीचर्स। अब app.jsx में यहाँ पर हीरो के नीचे हम फीचर्स को इंपोर्ट करेंगे, और यहाँ पर भी एलियस से इंपोर्ट करेंगे हम @। अब यहाँ पर नीचे हमारे पास फीचर्स लिख के आ रहा है, तो हम इस कंपोनेंट को बनाएंगे। सबसे पहले हमारा जो डिव है इसे हम आईडी देंगे अबाउट, और इसे हम क्लास नेम देंगे पैडिंग x से हम देंगे 5, लेकिन अगर MD डिवाइसेस के ऊपर है तो हम पैडिंग x का देंगे 10। इसे हम रिलेटिव देंगे और इसका z इंडेक्स कर देंगे हम 10। साथ ही में इसे मार्जिन टॉप से देंगे 32, लेकिन ये -32 है, मतलब ऊपर आ जाएगी मार्जिन। वही अगर MD डिवाइसेस है तो माइनस मार्जिन टॉप हम देंगे 40। वही अगर लार्ज डिवाइसेस है तो माइनस मार्जिन टॉप हम देंगे 60, ताकि ये थोड़ा ऊपर आ जाए। अब अगर हम देखते हैं तो ये यहाँ पर फीचर्स आ रहा है। अब इसमें हमारे पास कुछ आइकॉन्स हमें लगेंगे, जैसे कि स्क्रीन शेयर या फिर कॉल एंड वाला, तो मैं पहले ही उन्हें इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो सिंपली हम इंपोर्ट करेंगे उन आइकॉन्स को फ्रॉम रिएक्ट आइकॉन्स। अब पहला आइकॉन है MD, और ये रिएक्ट आइकॉन स्लैश MD से हम इंपोर्ट करेंगे MD कीबोर्ड वॉइस। दूसरा इसी से हमें चाहिए MD स्क्रीन शेयर, और तीसरा हमें चाहिए MD कॉल एंड। तो ये तीनों आइकॉन्स हमने यहाँ से इंपोर्ट कर दिए, और हमें करना है FA से। तो यहाँ पर FA हमें लिखना है FA वीडियो। तो यहाँ पर FA वीडियो, ये वीडियो कॉल का आइकॉन होगा। और साथ ही में IO से हमें लेना है IO, यहाँ से हम लेंगे IOMD मोर। तो ये हमने तीनों आइकॉन्स यहाँ से इंपोर्ट कर लिए हैं। अब हम हमारे ऐप में इसे यूज कर सकते हैं। तो मैं इस H2 को हटा देता हूँ। अब यहाँ पर हम फिर से एक डिव लेंगे, जिसे हम क्लास नेम देंगे सबसे पहले तो माई बॉर्डर, क्योंकि इसे बॉर्डर आनी चाहिए। इसके बाद इसकी हाइट हम कर देंगे ऑटो, लेकिन LG के बाद इसकी हाइट हम फिक्स कर देंगे 150। इसे हम कर देंगे ग्रिड कॉल 1, लेकिन अगर लार्ज डिवाइसेस है तो हम ग्रिड कॉल्स इसकी 2 कर देंगे, मतलब इसके 2 कॉलम बन जाएंगे। अब इस डिव के अंदर हम लेंगे एक सेक्शन टैग। अब इस सेक्शन को भी हम क्लास नेम देंगे। सबसे पहले तो पैडिंग x5, अगर MD डिवाइसेस के ऊपर है तो पैडिंग x10, और पैडिंग y हम इसकी 10 कर देंगे, और इसे भी हम माई बॉर्डर दे देंगे। तो माई बॉर्डर, और यहाँ पर हम इसे फ्लेक्स करेंगे, फ्लेक्स कॉल करेंगे, गैप इसकी 5 करेंगे, MD में गैप इसकी 7 करेंगे, और आइटम्स हम सेंटर करेंगे। अब अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ऐसे 2 कॉलम्स बन के रेडी है, क्योंकि यही है ग्रिड कॉल्स 2। लेकिन स्मॉल डिवाइसेस पर ये ऑटोमेटिकली 1 कॉलम में शिफ्ट हो जाएगा। अब इस सेक्शन के अंदर यहाँ पर हमें एक और क्लास देना है,
जस्टिफाई सेंटर। अब इसके अंदर हम एक H2 टैग लेंगे जहां पर हम कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, तो यहाँ पर रीडिफाइनिंग डेवलपर एक्सपीरियंस, तो इसे हम स्टाइल देंगे क्लास नेम। सबसे पहले तो हम इसका फॉन्ट करेंगे बोल्ड, इसके बाद हम टेक्स्ट करेंगे इसकी 2XL ताकि ये थोड़ा बड़ा हो जाए। लेकिन अगर MD डिवाइसेस है तो इसे और बढ़ा देंगे और टेक्स्ट 4XL कर देंगे। साथ ही में इसकी मैक्स विड्थ हम MD करेंगे, मतलब इससे ज्यादा उसकी विड्थ नहीं होनी चाहिए। और इसमें हम टेक्स्ट सेंटर करेंगे ताकि टेक्स्ट सेंटर में आ जाए। अब अगर हम देखते हैं तो ये सेंटर अलाइन हो गया है टेक्स्ट। अब इस H2 के बाद हम यहाँ पर एक H3 लेंगे, इसे मैं पहले क्लास नेम दे देता हूँ। इसमें भी हम मैक्स विड्थ MD करेंगे या फिर उससे भी छोटा SM कर देंगे। लेकिन अगर MD डिवाइसेस है तो हम मैक्स विड्थ बढ़ाकर MD कर देंगे, मतलब स्मॉल डिवाइसेस के लिए मैक्सिमम विड्थ स्मॉल होगी और MD डिवाइसेस के लिए मैक्सिमम विड्थ MD होंगी। साथ ही में हम इसे टेक्स्ट सेंटर कर देंगे। अब इसके अंदर मैं कुछ टेक्स्ट ऐड करता हूँ, तो यहाँ पर हमने हेडिंग भी लिख दिया है। अब अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर बहुत अच्छे से हमारे पास टेक्स्ट लिखकर आ गया है। अब सिर्फ हमें यहाँ पर आइकॉन्स ऐड करने हैं। तो इस H3 के बाद हम सिंपली एक div लेंगे जिसे हम क्लास नेम देंगे फ्लेक्स। आइटम्स हम इसे इसकी कर देंगे सेंटर और गैप इसका कर देंगे 3। साथ ही में MD डिवाइसेस के ऊपर इसका गैप हम कर देंगे 5। अब इस div के अंदर हम एक स्पैन लेंगे, इस स्पैन को हम सिंपली एक क्लास नेम देंगे आइकॉन और इसके अंदर हम हमारा आइकॉन यूज करेंगे जैसे MD कीबोर्ड वॉइस। अब इसे भी हम क्लास नेम देंगे और इसके विड्थ करेंगे 6, हाइट भी 6, दैट्स इट। अब इसे ही हम कॉपी करेंगे। अब यहाँ पर सेकंड आइकॉन हमारा होगा FA वीडियो, थर्ड आइकॉन हमारा होगा स्क्रीन शेयर, फोर्थ होगा IOMD मोर और फिफ्थ होगा MD कॉल एंड। तो यहाँ पर MD कॉल एंड। अब ये हमने आइकॉन्स भी ऐड कर दिए हैं और सेंटर अलाइन कर दिए हैं। अब ये छोटे आइकॉन्स आ रहे हैं, तो इस पर हमने एक क्लास नेम दिया है आइकॉन, तो हमें इसे भी स्टाइल करना होगा। तो इसकी स्टाइलिंग हम कॉमन करेंगे index.css में। तो यहाँ पर डॉट आइकॉन और इसमें हम क्लास नेम अप्लाई करेंगे फ्लेक्स आइटम सेंटर ताकि सेंटर में आ जाए और जस्टिफाई सेंटर। साथ ही में इसके विड्थ हम कर देंगे 12, हाइट हम इसकी कर देंगे 12। वही MD डिवाइसेस के ऊपर इसकी विड्थ हम कर देंगे 16 और MD डिवाइसेस के ऊपर हाइट हम कर देंगे 16। इसे हम राउंडेड कर देंगे फुल ताकि ये सर्कल आ जाए और इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करके हम कर देंगे ग्रे 700 और इसकी ओपेसिटी हम कर देंगे 30%। साथ ही में हम इसे कर्सर कर देंगे पॉइंटर। अब अगर हम हमारे आइकॉन देखते हैं तो ये काफी अच्छे हो गए हैं क्योंकि हमने इसे बैकग्राउंड ऐड कर दिया है और इसमें भी हमने इसे सेंटर अलाइन किया है फ्लेक्स और जस्टिफाई सेंटर और आइटम सेंटर की मदद से। अब इस पर हम लगाएंगे होवर इफेक्ट। तो होवर के लिए सिंपली हमें करना होगा डॉट आइकॉन के ऊपर जब हम होवर करेंगे तब हमें ये क्लासेस अप्लाई करनी है। इसमें हम शैडो लगाएंगे। अब ये हम कस्टम शैडो दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पर 0_0_10 पिक्सल अंडरस्कोर RGBA और ये वैल्यू हम देंगे 219 39 119 और 1। अब ये वैल्यू मैंने ऑलरेडी निकाल के रखी थी, वरना आप कोई भी RGB वैल्यू इसे दे सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम अब देखेंगे तो ये होवर इफेक्ट अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन अगर हमें इसे स्मूथ बनाना है तो हमें ट्रांजिशन ऐड करना होगा। तो यहाँ पर हम ट्रांजिशन दे देंगे ऑल के लिए, ईज इन आउट करेंगे और इसकी ड्यूरेशन हम 300 मिली सेकेंड्स रखेंगे। अब हमारी स्टाइलिंग प्रॉपर अप्लाई हो गई है। अब ये लेफ्ट साइड भी हमारी बनके रेडी है। अब बस राइट में हमें वीडियो प्ले करना है। अब यहाँ पर वापस फीचर्स में जाएंगे हम और यहाँ पर हमने एक सेक्शन यूज किया था, उसी सेक्शन के नीचे हम एक और सेक्शन बनाएंगे और इसमें हम देंगे वीडियो टैग। अब इस सेक्शन को हमें स्टाइल करना होगा, तो यहाँ पर सिंपली हम क्लास नेम देंगे पैडिंग 5, अगर MD डिवाइसेस है तो पैडिंग 10, साथ में माई बॉर्डर ताकि इसे भी बॉर्डर आ जाए, फ्लेक्स आइटम सेंटर और जस्टिफाई सेंटर ताकि सारी चीजें बीच में आ जाए। अब इस वीडियो में हम एसआरसी देंगे video.mp4। ये वीडियो हमारा पब्लिक डायरेक्टरी में है, तो इसे हम डायरेक्टली नाम लिखकर एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें कुछ एट्रीब्यूट्स देने हैं जैसे कि ऑटो प्ले। अब ऑटो प्ले ऑटोमेटिकली इस वीडियो को प्ले कर देगा जैसे ही यूजर ब्राउजर को लोड करता है। साथ ही में हमें इसे म्यूटेड देना होगा ताकि वीडियो जब ऑटो प्ले हो तो वो म्यूट रहे। अब इसे लूप करेंगे हम ताकि लूप में वीडियो चलता रहे और साथ में इसे हम क्लास नेम देंगे जिसमें हम इसके विड्थ को करेंगे फुल और इसे हल्का सा राउंडेड करेंगे। अब अगर हम इसे सेव करते हैं और देखते हैं तो यहाँ पर काफी अच्छा हमारा वीडियो प्ले हो रहा है। अब ये भी कंपोनेंट हमारा बनके रेडी है। अब इसके बाद हमें सिंपली बनाना है टेस्टिमोनियल्स के लिए, तो यहाँ पर एक और कंपोनेंट हम बनाएंगे,
वो होगा टेस्टिमोनियल डॉट JSX। यहाँ पर RAFCE और यहाँ पर H2 में अभी के लिए लिख देते हैं टेस्टिमोनियल और इस इंपोर्ट स्टेटमेंट को रिमूव कर देंगे। अब यहाँ पर app.jsx में हम टेस्टिमोनियल को इंपोर्ट करेंगे, तो टेस्टिमोनियल और इसे भी एलियास इंपोर्ट करेंगे। अब वन बाय वन हम सारे कंपोनेंट्स देख रहे हैं, तो अभी तक हमने 3 कंपोनेंट्स तो बना लिए हैं। अब इसी के नीचे टेस्टिमोनियल्स यहाँ पर आएगा, तो इसे भी हम बना लेते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम एक div लेंगे, इस div के अंदर हम एक और div लेंगे, इसके अंदर भी हम एक और div लेंगे, मतलब 3 divs हमने नेस्ट किए हैं। और इस थर्ड div के अंदर हम एक H3 लेंगे और साथ ही में एक H4 भी लेंगे। अब H3 में हमें कुछ टेक्स्ट ऐड करना है, जैसे लव्ड बाय द कम्युनिटी, और H4 में भी हम टेक्स्ट ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने टेक्स्ट ऐड कर दिया है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा कुछ टेक्स्ट ऐड है, इसे हमें स्टाइल करना होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला जो पेरेंट डिव है, इसे हम स्टाइल करेंगे। तो इसे हम क्लास नेम देंगे पैडिंग x5, अगर MD डिवाइसेस के ऊपर है तो पैडिंग x10, साथ ही में पैडिंग y हम इसकी कर देंगे 10, लेकिन अगर MD डिवाइसेस के ऊपर है तो इसकी पैडिंग y हम कर देंगे 20। साथ ही में इसे हम माई बॉर्डर भी ऐड कर देंगे ताकि बॉर्डर आ जाए। अब अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर काफी पैडिंग हो गई है। अब यहाँ पर जो सेकंड डिव है, इसे हम कर देंगे फ्लेक्स, तो यहाँ पर क्लास नेम इसका कर देंगे फ्लेक्स। मैक्स LG तक हम इसे फ्लेक्स कॉल रखेंगे ताकि सिर्फ एक ही कॉलम रहे, और मैक्स LG तक इसकी गैप भी हम 10 रखेंगे। साथ ही में हम इसे आइटम सेंटर कर देंगे और जस्टिफाई हम बिटवीन कर देंगे। अब यहाँ पर इस डिव को भी हमें क्लास देना है, तो इसे हम सिंपली कर देंगे फ्लेक्स फ्लेक्स कॉल, ताकि ये एक लाइन में आ जाए, और इसके अंदर हम गैप कर देंगे 5। जो H3 है, इसे हमें स्टाइल करना है, इसे हम क्लास नेम देंगे टेक्स्ट टू एक्सेल, लेकिन अगर MD डिवाइसेस के ऊपर है तो हम इसकी टेक्स्ट को कर देंगे 4XL, और साथ ही में इसका फॉन्ट हम कर देंगे बोल्ड। अब यहाँ पर जो H4 है, इसे भी हम क्लास नेम देंगे, इसे हम मैक्स विड्थ इसकी कर देंगे 60, लेकिन अगर MD डिवाइसेस है तो मैक्स विड्थ हम इसकी कर देंगे 80, और मैक्स LG तक हम इसका टेक्स्ट को करेंगे सेंटर, और मैक्स LG तक मतलब LG से स्मॉल डिवाइसेस तक हम इसकी मार्जिन X में करेंगे ऑटो। अब अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर काफी अच्छे से हमारा टेक्स्ट शो हो रहा है। अब इस div के बाद यहाँ पर हम एक और div बनाएंगे, जिसे हम सबसे पहले तो क्लास नेम देंगे फ्लेक्स और आइटम सेंटर, ताकि सारी चीजें सेंटर में अलाइन हो जाए, और साथ ही में गैप 5 दे देंगे। लेकिन MD डिवाइसेस के ऊपर अगर डिवाइसेस है तो हम गैप इसकी 14 कर देंगे या फिर 16 कर देंगे। इसके अंदर हम एक डिव लेंगे, जिसे हम क्लास नेम देंगे स्पेस y3, मतलब y डायरेक्शन में इसकी स्पेस 3 हो जाए। अब इसके अंदर एक H2 लेंगे हम, जहां पर हम डिजिट्स लिखेंगे 75k प्लस, और हम इसे क्लास नेम देंगे फॉन्ट बोल्ड टेक्स्ट टू एक्सेल। अगर MD डिवाइसेस है तो हम इसकी टेक्स्ट को 4XL कर देंगे, और अगर LG डिवाइसेस है तो हम टेक्स्ट को 5XL कर देंगे, मतलब और बड़ा। और मैक्स LG तक टेक्स्ट हम इसका सेंटर करेंगे, मतलब LG से छोटे जितने भी डिवाइसेस है उसमें टेक्स्ट सेंटर अप्लाई होगा। अब इस H2 के बाद हम लेंगे एक H4, और इसके अंदर हम एक स्पैन लेंगे, जिसमें हम लिखेंगे गिटहब स्टार्स, मतलब 75,000 प्लस गिटहब स्टार्स। अब इस H4 को हम क्लास नेम देंगे, इसमें हम सबसे पहले तो टेक्स्ट SM करेंगे, मतलब टेक्स्ट स्मॉल। अगर मीडियम डिवाइसेस है तो हम इसका टेक्स्ट XL कर देंगे, और अगर लार्ज डिवाइसेस है तो हम टेक्स्ट 2XL कर देंगे। साथ ही में हम इसे फ्लेक्स करेंगे, और MD अगर है तो हम इसे आइटम सेंटर करेंगे, मतलब MD से ऊपर के डिवाइसेस के लिए या फिर मीडियम के ऊपर के डिवाइसेस के लिए आइटम सेंटर हो जाएगा, और साथ ही में हम इसे गैप दे देंगे 3। अब अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 75k प्लस गिटहब स्टार्स लिखकर आ रहा है। साथ ही में हम गिटहब का लोगो भी लगा सकते हैं, तो यहाँ पर H4 में ही हम इसका लोगो भी लगाएंगे, तो ये लोगो रिएक्ट आइकॉन से इंपोर्ट हो गया है। अब हम सिंपली इसे साइज देंगे, तो इसकी साइज हम कर देंगे 24। अब अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर काफी अच्छा लोगो भी साथ में आ रहा है। अब इस डिव को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ तक, और यहाँ पर हम इसे वापस पेस्ट करेंगे। अब इसके अंदर के डिजिट्स को हमें चेंज करना है, जैसे कि यहाँ पर 40M प्लस, और यहाँ पर हम लिखेंगे वीकली NPM डाउनलोड्स। अब अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर बहुत अच्छे से हमारे नंबर्स डिस्प्ले हो रहे हैं। अब यहाँ पर हम कुछ यूजर्स का डेटा ऐड करने वाले हैं, जैसे यूजर्स के टेस्टिमोनियल्स। इसके लिए हम डमी डेटा का यूज करेंगे। SRC में
मैं एक नया फ़ोल्डर बनाता हूँ कांस्टेंट और इसके अंदर हम एक फ़ाइल बनाएँगे जिसे हम नाम देंगे index.js और यहाँ पर मैं वो डमी डेटा पेस्ट कर देता हूँ। अब ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप फ्री में इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप अपने कुछ टेस्टिमोनियल्स लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये user1, user2 ये एसेट्स के अंदर की पीएनजी हमने यूज़ किए हैं। तो मैं इसे कोलैप्स कर देता हूँ और यहाँ पर हमने डेटा ऐड कर दिया है और इसे हमने नाम दिया है टेस्टिमोनियल्स। इसके अंदर हमारे पास सिर्फ आईडी है जो कि यूनिक है हर यूजर के लिए। टेक्स्ट है कि वो यूजर क्या टेस्टिमोनियल देना चाहता है, उसकी इमेज है, नेम है और प्रोफाइल है। आप चाहे तो आप और भी कुछ फील्ड्स ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसके लिए हमें एक और कंपोनेंट लगेगा, तो यहाँ पर हम नया कंपोनेंट बनाते हैं मैसोनरी डॉट जेएसएक्स RAFCE और इसे रिमूव करते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे पास div है इसे हम आईडी देंगे टेस्टिमोनियल और इसे हम साथ ही में क्लास नेम भी देंगे मार्जिन टॉप से 20 और यहाँ पर कॉलम्स 1। अगर MD डिवाइसेस है कॉलम्स 2, मतलब 2 कॉलम हो जाएंगे और अगर LG डिवाइसेस है तो इसे हम कॉलम्स 4 कर देंगे, मतलब 4 कॉलम हो जाएंगे और इनके अंदर की गैप हम 5 कर देंगे। अब यहाँ पर इसके अंदर हम सिंपली मैप करेंगे टेस्टिमोनियल्स के डेटा को, तो यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स डॉट मैप। अब यहाँ पे सबसे पहले तो एक div लेंगे और यहाँ से हमें जो जो चीजें मिलती है वो हम एक्सेस कर लेंगे, जैसे कि सबसे पहले तो आईडी, फिर हमारे पास है टेक्स्ट, इमेज, नेम और प्रोफाइल। तो ये सारी चीजें हमने एक्सेस कर ली। अब यहाँ पर हम की देंगे जो कि यूनिक होनी चाहिए, हमारे केस में ये है आईडी। अब इस div के अंदर हम लेंगे एक h4 टैग और यहाँ पर हम लेंगे टेक्स्ट। इसके बाद हम एक div लेंगे जिसके अंदर हम लेंगे इमेज और इसकी src हम देंगे इमेज और अल्ट में हम नेम दे देंगे, तो यहाँ पर नेम। इसके बाद हम फिर से एक div लेंगे और इस div के अंदर होगा एक h4 और साथ ही में एक h5। अब h4 के अंदर हम नेम देंगे और h5 के अंदर हम देंगे प्रोफाइल। तो ये हमारा कंपोनेंट बनके रेडी है। अब हम इस कंपोनेंट को डायरेक्टली यूज करेंगे टेस्टिमोनियल में। अब यहाँ पर हम टेस्टिमोनियल में जाते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारी स्टाइलिंग थोड़ी सी यहाँ पर नहीं हो रही क्योंकि हमने पैडिंग एक्स नहीं दिया है। तो यहाँ पर हमें एक div लेना होगा, तो सबसे ऊपर हम एक div लेंगे जिसे हम क्लास नेम देंगे पैडिंग एक्स 5 और MD अगर है पैडिंग एक्स 10 और इस div को हम रैप कर देंगे। अब अगर हम चेक करते हैं तो हमारी पैडिंग बराबर आ रही है। अब यहाँ पर सबसे नीचे यहाँ पर हम इसे रीनेम करेंगे और नाम देंगे सेक्शन और यहाँ पर सबसे नीचे सेक्शन के ऊपर हम ऐड करेंगे हमारा कंपोनेंट और इसे भी हम एलियास इंपोर्ट करेंगे। तो सिर्फ ये ऐसे नहीं आएगा, @कंपोनेंट्स के अंदर मैसोनरी। अब अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर सारे यूजर्स का डेटा हमें दिख रहा है। अब इसे हमें स्टाइल करना होगा, तो हम चलते हैं VS कोड में और हमारे कंपोनेंट के अंदर। अब यहाँ पर div जिसे हमने की आईडी दिया है इसे हम कुछ क्लास नेम देंगे। सबसे पहले तो हम देंगे ब्रेक इनसाइड अवॉइड, इससे ये कॉलम्स ब्रेक नहीं होंगे। अगर अब हम देखें तो यहाँ पर एक कॉलम का एक ही के नीचे है, ये ब्रेक नहीं हो रहा है। साथ ही में मार्जिन बॉटम हम इसकी कर देंगे 4, पैडिंग हम इसकी कर देंगे 5 और यहाँ पे हम राउंडेड कर देंगे MD ताकि एक राउंडेड स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाए। साथ ही में हम इसे करेंगे बॉर्डर 2 और हम इसे कर देंगे बॉर्डर ग्रे 800 और इसका बैकग्राउंड भी हम कर देंगे बैकग्राउंड ग्रे 800/50, मतलब 50% ओपेसिटी के साथ। इसे हम कर देंगे फ्लेक्स कॉल ताकि कॉलम में आ जाए और इसकी गैप हम कर देंगे 5। अब जब हम इस पर होवर करेंगे तो हम इसमें शैडो ऐड करेंगे, शैडो MD और होवर करने पर शैडो हमारी ग्रे कलर की होगी, तो ग्रे 400। साथ ही में इसमें हम ट्रांजिशन भी लगाएंगे, तो ट्रांजिशन ऑल, इजी नाउ और ड्यूरेशन 300 और एक चीज यहाँ पर कर्सर पॉइंटर कर देंगे। अब अगर हम देखते हैं तो काफी अच्छा हमारा स्ट्रक्चर दिखने में हो गया है। अब बस हमें इसके अंदर की बेसिक स्टाइलिंग करनी है, जैसे कि जो h4 है हमारा, इसे हम क्लास नेम देंगे टेक्स्ट जस्टिफाई ताकि इसका टेक्स्ट जस्टिफाई हो जाए और एक बॉर्डर से हो। साथ ही में हमारे पास जो div है इसे हम क्लास नेम देंगे फ्लेक्स आइटम सेंटर और इसकी गैप हम कर देंगे 5। इसके बाद हमारे पास जो इमेज है इसे हम क्लास नेम देंगे, ये हम कर देंगे विड्थ 14, हाइट भी इसकी 14 और राउंडेड हम कर देंगे MD और साथ ही में इसे हम कर देंगे ऑब्जेक्ट कवर। अब जो यहाँ पर h4 है इसे भी हम क्लास नेम देंगे और इसका टेक्स्ट हम कर देंगे एक्सेल ताकि ये थोड़ा बड़ा हो जाए और जो h5 है इसे हम क्लास नेम देकर इसका टेक्स्ट कर देंगे ग्रे 400। अब सिर्फ इतने क्लासेस से ही ये काफी अमेजिंग एक लुक बनकर रेडी है हमारा और ये इमेजेस भी छोटी हो गई है।
तो ये काफी अच्छे से हमने टेस्टिमोनियल सेक्शन भी हमारा बना लिया है। अब यहाँ पर टेस्टिमोनियल के बाद हम हमारा फुटर सेक्शन ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम एक फाइल बनाएंगे footer.jsx। सिंपली यहाँ पर भी RAFCE रिएक्ट स्टेटमेंट की हमें जरूरत नहीं, और यहाँ पर div की जगह हम लेंगे फुटर, क्योंकि ये एक सिमेंटिक टैग है। अब यहाँ पर क्लास नेम हम देंगे पैडिंग y 10, पैडिंग x में हम देंगे 5, मैक्स md तक हम स्पेस y कर देंगे 2, टेक्स्ट हम इसका सेंटर कर देंगे, और md से इसका टेक्स्ट हम एक्सेल कर देंगे। इसके अंदर हम लेंगे एक h3 टैग, जिसमें हम सिंपली लिखेंगे एक टेक्स्ट ऑल द राइट्स आर रिजर्व्ड, और यहाँ पर सिंपली हम एंड कॉपी सेमीकोलन अगर लिखेंगे तो कॉपीराइट का सिंबल बन जाएगा। ये हमारी HTML एंटिटी है, और यहाँ पर कॉपीराइट 2026। इसके बाद हम सिंपली एक H4 टैग ऐड करेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे कोडिंग टाइगर। अब इस कोडिंग टाइगर को हम थोड़ा सा स्टाइल कर लेंगे। तो यहाँ पर क्लास नेम हम देंगे सबसे पहले तो फॉन्ट मीडियम, क्योंकि हमें ज्यादा बोल्ड नहीं चाहिए, साथ ही में टेक्स्ट टू एक्सेल, और यहाँ पर हम ग्रेडियंट देंगे तो BG लीनियर 30 जो हमने ऑलरेडी दिया था, और ये हम लेंगे फ्रॉम ब्लू 800 से लेकर टू पिंक 600 तक। ये सेम ही कलर हमने यूज किया है, और यहाँ पर हमें पता है अब BG क्लिप टेक्स्ट करना है, और यहाँ पे टेक्स्ट हम ट्रांसपेरेंट कर देंगे ताकि सेम हमारा ग्रेडियंट इफेक्ट बन जाएगा। अब इस फुटर को सिंपली हम app.jsx में यूज करेंगे। तो यहाँ पर फुटर, और इसे भी हम एलियास इंपोर्ट करेंगे। अब अगर हम चेक करते हैं, काफी अच्छा हमारा फुटर बन के रेडी है। अब यहाँ पर अगर हम हमारे वेबसाइट में देखते हैं तो हम होम पर अगर क्लिक करेंगे तो होम आ जाएगा। अगर अबाउट पर क्लिक करते हैं तो अबाउट, और टेस्टिमोनियल पर क्लिक करते हैं तो टेस्टिमोनियल। लेकिन इसे हम स्मूथ कैसे कर सकते हैं? तो हमें सिंपली हमारे index.css में जाकर यहाँ पर HTML को हम स्टाइलिंग दे देंगे, और इसे हम कर देंगे स्क्रॉल बिहेवियर, और इसे हम कर देंगे स्मूथ। इससे हमारा स्क्रॉल बिहेवियर स्मूथ हो जाएगा, और अब जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये काफी स्मूथली स्क्रॉल होगा। अब इसका जो स्क्रॉल बार है ये ग्रे कलर का है, और इसे भी हम चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम index.css में ही यहाँ पर स्टाइल लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे वेबकिट स्क्रॉल बार, और इससे हम विड्थ देंगे सबसे पहले तो 5 पिक्सल। मैं इसे ही कॉपी करता हूँ। अब हमने वेबकिट स्क्रॉल बार को विड्थ दे दी 5 पिक्सल। साथ ही में अब वेबकिट स्क्रॉल बार का जो ट्रैक है इसका बैकग्राउंड हम कर देंगे ट्रांसपेरेंट, और जो वेबकिट स्क्रॉल बार का जो थंब है हमारा, मतलब जो स्क्रॉल बार एक्चुअल में होता है, इसे हम बैकग्राउंड इसका चेंज कर देंगे ताकि इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर बैकग्राउंड हम कर देंगे, और यहाँ पर RGB वैल्यू हम देंगे। तो इसकी RGB है 2550,166, और साथ ही में इसे हम बॉर्डर रेडियस दे देंगे। अब बॉर्डर रेडियस हम इसकी 999 पिक्सल कर देंगे ताकि ये पूरा कर्व्ड हो जाए। अब अगर हम चेक करेंगे तो ये काफी अच्छा स्क्रॉल बार हमारा बन चुका है। अब इसके बाद हम एक राउटिंग ऐड करेंगे, क्योंकि हमें कॉल करने के लिए फीचर चाहिए। तो इन सारे कंपोनेंट्स को मैं अभी के लिए रिमूव कर देता हूँ, और इस div के अंदर हम इसके राउट्स लिखेंगे। तो यहाँ पर सिंपली राउट्स, ये भी हम इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट राउटर डॉम से, और इसके अंदर आएंगे हमारे सिंगल राउट। अब यहाँ पर सिंपली हमें देना होता है पाथ स्लैश, मतलब होम पेज के लिए, और यहाँ पर एलिमेंट हम शो करेंगे रिएक्ट फ्रैगमेंट्स के अंदर ये सारे कंपोनेंट्स। अब अगर आप चाहे तो आप एक सेपरेट कंपोनेंट बनाकर उसमें इन सारे कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करके यहाँ पे शो कर सकते हो, लेकिन मैंने डायरेक्टली इसी में शो कर दिया है। और हम साथ ही में दूसरा राउट भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम दूसरा राउट बनाएंगे, ये होगा हमारा कॉल करने के लिए। तो यहाँ पर हम पाथ देंगे स्लैश कॉल स्लैश कोलन रूम आईडी, और इसमें हम एलिमेंट शो करेंगे। अभी फिलहाल के लिए हम इसमें एक H2 टैग शो कर सकते हैं, और यहाँ पर हम सिंपली कॉल लिख देंगे। तो इस तरह से हमने हमारी राउटिंग सेट कर दी है। अब सिर्फ हमें ये कंपोनेंट बनाना है कॉल। अब यहाँ पर हम एक और कंपोनेंट बनाएंगे जिसे हम नाम देंगे call.jsx। यहाँ पर सिंपली हम लिखेंगे RAFCE, और यहाँ पर एक H2 लेंगे और इसमें लिख देंगे कॉल। इंपोर्ट रिएक्ट स्टेटमेंट को हम यहाँ से हटा देंगे, और हमारे app.jsx में इस H2 की जगह हम कॉल को ही इंपोर्ट कर लेंगे, और यहाँ पर भी हम एलियास इंपोर्ट करेंगे। अब इस कॉल के लिए हमें Zego क्लाउड का कॉन्फ़िगरेशन लगेगा। तो सबसे पहले हम लेंगे Zego क्लाउड की UI प्रीकिट। अब इसे कैसे इंस्टॉल करना है, इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको सिंपली एक डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी है। मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, और npm-zegocloud/Zego UI-kit-prebuild, इसे जैसे ही हम इंस्टॉल करेंगे हमारे पास Zego क्लाउड की UI किट आ जाएगी, और हम इसे एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ पर सिंपली हमने एक div लिया है,
इस फंक्शन में मेन चीजें होगी हमारी ज़ेगो क्लाउड की कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि हमें यूआई लिखना नहीं है, हम प्री बिल्ट यूआई का यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कुछ चीजें इंपोर्ट कर लेंगे, जैसे कि हम इंपोर्ट करेंगे यूज इफेक्ट रिएक्ट से और यूज रेफ हुक। इसके बाद हम दूसरी चीज इंपोर्ट करेंगे ज़ेगो यूआई किट प्रीबिल्ट, ये हमारी आएगी ज़ेगो क्लाउड यूआई प्रीबिल्ट से। इसके बाद हम यूज करेंगे टोस्ट नोटिफिकेशन, तो इंपोर्ट टोस्ट फ्रॉम रिएक्ट टोस्टिफाई, ये तीन चीजें हमें लगेगी। इसके बाद हम लेंगे ऐप आईडी कॉन्स्ट ऐप आईडी और इसे हम नंबर में पास करेंगे, क्योंकि ये स्ट्रिंग हमें नहीं चाहिए, ये हमें नंबर फॉर्मेट में चाहिए। तो इसलिए import डॉट मेटा डॉट env डॉट bit अंडरस्कोर ज़ेगो क्लाउड अंडरस्कोर ऐप अंडरस्कोर आईडी। और इसके बाद हमें लगेगा सर्वर सीक्रेट, तो कॉन्स्ट सर्वर सीक्रेट, और सेम हम इसे ही कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर ऐप आईडी की जगह हमें सिंपली लिखना है सर्वर सीक्रेट। अब यहाँ पर ये जो डिव है हमारे पास, इसमें हम रेफरेंस देंगे। इस डिव के अंदर एक और सेल्फ क्लोजिंग डिव बना लेंगे हम, और इसमें हम रेफरेंस ऐड कर सकते हैं। अब इस रेफरेंस को हम एक नाम देंगे, जैसे कि कंटेनर रेफ, और यहाँ पर हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे कॉन्स्ट कंटेनर रेफ, ये होगी हमारी यूज रेफ हुक, और इनिशियली हम इसे वैल्यू दे सकते हैं नल। अगर आपको यूज रेफ हुक नहीं पता तो इससे डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये सिंपल एक हुक है जिसे हम रेफरेंस के लिए यूज करते हैं। जैसे कि अगर हम इस पर क्लिक करेंगे, जैसे कंटेनर रेफ डॉट करेंट डॉट क्लिक, तो इस डिव के ऊपर क्लिक हो जाएगा। सिर्फ रेफरेंस के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब यहाँ पर हम रूम आईडी लेंगे, कॉन्स्ट रूम आईडी, ये हम अभी के लिए लेंगे एबीसी। अब यहाँ पर हम लेंगे एक यूज इफेक्ट हुक, मतलब जैसे ही पेज लोड होगा इसके अंदर हम हमारे फंक्शंस को कॉल करेंगे। कैसा फंक्शन? तो ये होगा हमारा ज़ेगो क्लाउड के लिए। सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि इफ नॉट ऑफ रूम आईडी, मतलब अगर रूम आईडी नहीं है तो सिंपली हम टोस्ट नोटिफिकेशन दिखा देंगे टोस्ट डॉट एरर की मदद से, और यहाँ पर लिखेंगे नो रूम आईडी। इसके बाद हम सिंपली यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे और इसे ही फिर से कॉपी करते हैं, और दूसरी बार हम चेक करेंगे कि हमारे पास अगर नॉट ऑफ ऐप आईडी, मतलब ऐप आईडी नहीं है, और नॉट ऑफ सर्वर सीक्रेट, इन दोनों में से एक भी चीज मिसिंग है, तो यहाँ पर भी हम मैसेज के साथ रिटर्न कर देंगे, जैसे कि ज़ेगो क्लाउड कॉन्फ़िग मिसिंग। अगर हमारे पास रूम आईडी भी है, ऐप आईडी भी है और सर्वर सीक्रेट भी है, तो इसके बाद हम हमारे फंक्शन को कॉल करेंगे, जो होगा टोकन जनरेट करने के लिए। तो यहाँ पर किट टोकन, हम इस वेरिएबल को नाम देंगे, और ये होगा हमारा ज़ेगो क्लाउड यूआई प्रीबिल्ट के अंदर से जनरेट टोकन। अब यहाँ पर जनरेट किट टोकन फॉर प्रोडक्शन है और जनरेट किट टोकन फॉर टेस्ट है, तो हम फॉर टेस्ट वाला लेने वाले हैं, क्योंकि अभी हमने डिप्लॉय नहीं किया है। इसके अंदर आप देख सकते हैं हमें ऐप आईडी देना है, सर्वर सीक्रेट देना है, रूम आईडी देना है, यूजर आईडी देना है और यूजर नेम देना है, और बाद में एक्सपायरेशन सेकेंड्स भी हम दे सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देंगे ऐप आईडी, इसके बाद हम देंगे सर्वर सीक्रेट, इसके बाद हम देंगे रूम आईडी। अभी के लिए रूम आईडी हमने डायनेमिक नहीं की है, हम स्टैटिक ही यूज कर रहे हैं। इसके बाद हम देंगे डेट डॉट नाउ, क्योंकि ये यूजर आईडी होगी जो कि यूनिक होगी। अभी तक हमने यूनिक जनरेट नहीं किया है, इसीलिए हम डेट डॉट नाउ का यूज करने वाले हैं और इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद हमें यूजर को नेम देना है, इसे हम जॉन डो दे देंगे, क्योंकि यूजर नेम कंपलसरी होता है जब भी हम टोकन जनरेट करते हैं या फिर ज़ेगो क्लाउड का फंक्शन यूज करते हैं। इसके बाद हम सिंपली लेंगे कॉन्स्ट ZC, मतलब ज़ेगो क्लाउड ज़ेगो यूआई किट प्रीबिल्ट डॉट क्रिएट फंक्शन। इस क्रिएट में हम इस टोकन को पास कर सकते हैं। इसके बाद हम सिंपली रूम को ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे ZC डॉट ज्वाइन रूम। अब ये ज्वाइन रूम फंक्शन कुछ पैरामीटर्स लेता है, जैसे कि कंटेनर, मतलब कौन से कंटेनर में हमारा यूआई शो होना चाहिए। तो यहाँ पर हम इस डिव का रेफरेंस दे सकते हैं, मतलब कंटेनर रेफ डॉट करंट की मदद से। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि इस डिव के अंदर ये ज़ेगो क्लाउड का प्री बिल्ट यूआई शो होगा। इसके बाद हम सिनेरियो दे सकते हैं। सिनेरियो के अंदर हमें ऑब्जेक्ट मिलता है जिसमें हम मोड दे सकते हैं, और ये मोड होगा हमारा ज़ेगो यूआई किट प्री बिल्ट डॉट वन ऑन वन कॉल। अब यहाँ पर हम ग्रुप कॉल भी दे सकते हैं या फिर वन ऑन वन कॉल भी दे सकते हैं। हमने वन ऑन वन कॉल दिया है। अब यहाँ पर क्लीन अप फंक्शन भी हम लिख लेते हैं, जैसे कि जब हम रिटर्न करेंगे तो यहाँ पर अगर ZC है तो डॉट डिस्ट्रॉय फंक्शन को हम रन करेंगे, ताकि ये क्लीन अप में हेल्प करे। अब यहाँ पर env फाइल में हमने विट फ्रंट एंड URL पेस्ट किया है। सेम ऐसे ही हमें
ऐप आईडी और सर्वर सीक्रेट भी पेस्ट करना होगा। तो मैं जल्दी से ऐप आईडी और सर्वर सीक्रेट भी यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और नाम हमें सेम ही रखने हैं, ऐप आईडी और यहाँ पर हम सर्वर सीक्रेट। अब ये आपको कंसोल में मिल जाएगा जो हमने ऑलरेडी कॉपी किया था। तो मैं एक बार वापस से कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने .env फाइल में मेरा सर्वर सीक्रेट और ऐप आईडी पेस्ट कर दिया है। अब जब हम जाकर टेस्ट करेंगे तो यहाँ पर सिंपली हमें यूआरएल देना होगा या फिर हम क्लिक कर कर भी यूआरएल पर पहुंच सकते हैं। तो मेक अ कॉल। ओके, तो यहाँ पर कॉन्फ़िग मिसिंग का हमारे पास टोस्ट नोटिफिकेशन आ रहा है। अब एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि मैंने सही से डाला है या नहीं। तो इसमें जो आपने ऐप आईडी लिखा है वो हमें नंबर फॉर्मेट में ही चाहिए, लेकिन जो हम सर्वर सीक्रेट लिख रहे हैं .env फाइल में वो हमें स्ट्रिंग के फॉर्मेट में लिखना है। तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। इसी वजह से मेरा भी एरर आया था। तो अब हम अगर जाते हैं तो यहाँ पर लेक्चर आ रहा है और नाम हमारा प्रीबिल्ट है जॉन डो। हम इसे चेंज कर सकते हैं कोडिंग टाइगर नाम से और यहाँ पर ज्वाइन भी कर सकते हैं। अब इसका यूआई देखिए, ये काफी बड़ा आ रहा है क्योंकि ये हमारे वेबसाइट के हिसाब से आ रहा है। अब हमें इसे चेंज करना है, इसलिए एक बार बैक लेंगे हम और यहाँ पर VS कोड में इस div को हम स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पर हम क्लास नेम देंगे, इसे हम कर देंगे विड्थ स्क्रीन, हाइट स्क्रीन, फ्लेक्स, आइटम सेंटर और जस्टिफाई सेंटर। इससे होगा ये कि ये बीच में आ जाएगा और साथ ही में इसे भी हम क्लास नेम देंगे विड्थ फुल और हाइट फुल, ताकि ये पूरे विड्थ और हाइट ले ले। अब अगर हम वापस से टेस्ट करते हैं तो यहाँ पर ये बीच में आ रहा है और कंप्लीट हाइट और विड्थ ले रहा है। अब अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ये पूरे स्क्रीन की विड्थ और हाइट ले लेगा। तो यहाँ से मैं रिटर्न जाता हूँ और ये हमारा अमेजिंग यूआई बनकर रेडी है। अब यहाँ पर अभी तक हमने जो रूम आईडी ली थी वो स्टैटिक थी, तो अब इसे हमें डायनेमिक करना है। इसके लिए हम यूज करेंगे यूज परम्स हुक का। तो यहाँ पर रूम आईडी हम डायनेमिकली एक्सेस करेंगे और ये हम लेंगे यूज परम्स हुक से। तो यूज परम्स, ये हमने रूम आईडी ही क्यों लिया यहाँ से, क्योंकि app.jsx में यहाँ पर हमने रूम आईडी ही वेरिएबल पास किया है। यहाँ पर app.jsx में राउट में जो वेरिएबल नाम हम पास करेंगे उसी से हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये रूम आईडी सेम हो गया। अब अगर हम जाते हैं हमारे वेबसाइट पर और मेक अ कॉल करते हैं या फिर किसी भी आईडी को जनरेट करते हैं फिर मेक अ कॉल करते हैं, तो ये यहाँ पर उसी यूआरएल से कॉपी हो जाएगा और यहाँ पर हम नाम चेंज कर कर ज्वाइन कर सकते हैं। अभी के लिए मैं ज्वाइन नहीं करता हूँ। यहाँ पर हमारा क्लाइंट का काम तो ऑलमोस्ट हो गया है और यहाँ पर हमें सर्वर फोल्डर बनाना है TLS क्लियर करने के लिए cd डॉट डॉट, ताकि हम क्विक कॉल फोल्डर में आ सके। अब यहाँ पर mkdir मतलब मेक डायरेक्टरी और इसे हम नाम देंगे सर्वर। अब यहाँ पे सर्वर फोल्डर बन जाएगा। इसके अंदर हम एक फाइल बनाएंगे index.js, ये हमारी एंट्री पॉइंट होगी। अब यहाँ पर क्लियर कर देता हूं मैं और यहाँ पर हम करेंगे npm init। अब यहाँ पर ये हमें पैकेज नेम पूछ रहा है, बाय डिफॉल्ट क्विक कॉल है, हम इसे ही एंटर कर देंगे। वर्जन सेम रखेंगे। डिस्क्रिप्शन क्विक कॉल पावर्ड बाय ज़ेगो क्लाउड। एंट्री पॉइंट index.js, टेस्ट कमांड एम्प्टी, गिट रिपोजिटरी फिलहाल के लिए एम्प्टी। कीवर्ड्स यहाँ पर हम लिख देंगे मर्न, रिएक्ट जेएस और ज़ेगो क्लाउड। ऑथर मैं इसका कोडिंग टाइगर कर देता हूँ। लाइसेंस सेम, टाइप कॉमन जेएस ही रखेंगे हम और ओके यस कर देंगे। ओके, तो इस पैकेज डॉट जेसन हमारी एक्चुअली क्विक कॉल फोल्डर में बन गई। हम इसे मूव कर देंगे सर्वर में। अब ये सर्वर में हो गई है। अब यहाँ पे cd सर्वर में जाएंगे हम TLS, यहाँ पर ये हमारे पास पैकेज डॉट जेसन बनकर रेडी है। अब आपको नोडमॉन इंस्टॉल करना है। नोडमॉन मेरे पास ऑलरेडी ग्लोबली इंस्टॉल है और यहाँ पर आपको कमांड लिखनी है स्टार्ट नोड index.js और डेव कमांड हम लिखेंगे, मतलब डेवलपमेंट के लिए नोडमॉन index.js। अब स्टार्ट कमांड हमारी प्रोडक्शन में यूज होती है और डेव कमांड हमारी डेवलपमेंट में यूज होती है। अगर आपके पास नोडमॉन नहीं है फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इंस्टॉल करना है। तो हमें कुछ पैकेजेस लगेंगे, उन्हें हम इंस्टॉल करने वाले हैं। npm i, सबसे पहले हमें लगेगा एक्सप्रेस क्योंकि बैकएंड सर्वर बनाना है। उसके बाद हमें लगेगा .env फाइल्स को एक्सेस करने के लिए। उसके बाद हमें लगेगा कॉर्स, और अगर आपके पास नोडमॉन नहीं है तो आप यहाँ पर नोडमॉन भी लिख सकते हैं, नोडमॉन। मेरे पास ऑलरेडी है तो यहाँ पर मैं नोडमॉन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 3 ही एंटर कर रहा हूँ। अब यहाँ पर हमारा सर्वर बनकर रेडी है। मैं इसे कोलैप्स कर देता हूँ और index.js में ही हमें फाइनल कोड लिखना है। अब यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे const express इक्वल्स require express। अब हमने ऐसा सिंटैक्स इसीलिए लिखा है क्योंकि हम कॉमन जेएस का यूज कर रहे हैं, ना कि ES6 का। यहाँ पे हम लेंगे const const
रिक्वायर्स कॉर्स। यहाँ पर हम एक इनिशियलाइज करेंगे वेरिएबल ऐप। तो कॉन्स्ट ऐप, इसमें हम एक्सप्रेस का फंक्शन इनिशियलाइज करेंगे। तो एक्सप्रेस, यहाँ पर CONST, यहाँ पर हमें सिंपली करना है ऐप डॉट यूज और यहाँ पर हम कॉर्स को यूज करेंगे। दैट्स इट। अब हमें सिंपली लिसन करना है, ऐप डॉट लिसन, और यहाँ पर हम पोर्ट देंगे, अभी के लिए 5000 कर देता हूँ, और यहाँ पर हमें एक कॉलबैक फंक्शन मिलता है। यहाँ पर सिंपली हम लॉक कर सकते हैं सर्वर इज लिसनिंग ऑन पोर्ट, और यहाँ पे कर्ली ब्रेस में हम डायनामिक वैल्यू दे देंगे 5000। ये अभी के लिए हमने हार्ड कोड की है वैल्यू, लेकिन हम इसे डायनामिक बनाएंगे। अब सिंपली हम सर्वर को रन कर देखते हैं एक बार। तो यहाँ पर सर्वर में हम सिंपली करेंगे npm run def। ये तो हमारे पास एक एरर आ गया है, यहाँ पर रिक्वायर्स नहीं, रिक्वायर चाहिए सिर्फ, और यहाँ पर भी रिक्वायर चाहिए। अब अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर सर्वर इज लिसनिंग ऑन पोर्ट 5000 लिखकर आ गया है, मतलब हमारा सर्वर सही से काम कर रहा है। अब यहाँ पर भी सर्वर में हमें .env फाइल बनानी होगी। तो यहाँ पर .env, अब इसमें हमें लगेगी ऐप आईडी और सर्वर सीक्रेट। तो मैं यहाँ पर सेम फ्रंट एंड का ही कॉपी कर लूंगा, और यहाँ पर हमें वीट लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली लिख सकते हैं ऐप अंडरस्कोर आईडी। दैट्स इट। तो मैं जल्दी से इसे कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने .env में मेरे सारे क्रेडेंशियल्स लिख लिए हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम पोर्ट को डायनामिक करेंगे, कॉन्स्ट, यहाँ पर हम लेंगे पोर्ट, और ये हम लेंगे process.env.port। अब ये जब हम होस्ट करेंगे तब हमें डायनामिकली अलॉट होगा, एल्स हम यूज करेंगे 5000। अब यहाँ पर हम पोर्ट वेरिएबल लिख देंगे, क्योंकि हम पोर्ट की वैल्यू हार्ड कोड नहीं कर सकते। इसके बाद हमें लगेंगे ऐप आईडी, तो कॉन्स्ट ऐप आईडी, और ये हम लेंगे process.env.zegocloud ऐप आईडी से, और सेम ऐसे ही हमें लगेगा सर्वर सीक्रेट, तो सर्वर सीक्रेट, यहाँ पर भी सर्वर अंडरस्कोर सीक्रेट। अब जैसे फ्रंट एंड में हमने import.meta.env करके एक्सेस किया था वीट के लिए, वैसे ही बैकएंड में हमें एक्सेस करना पड़ता है process.env की मदद से। अब ये जो ऐप आईडी है ये हमें नंबर चाहिए, इसलिए मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पर हम इसे नंबर में पास कर देंगे। अब यहाँ पर हमें एक फंक्शन लिखना होगा। तो यहाँ पर इन वेरिएबल्स के नीचे हम सिंपली लिखेंगे ऐप डॉट गेट। अब ये बेसिकली एक गेट राउट होगा स्लैश पाथ पर स्लैश API स्लैश टोकन, क्योंकि हमें सर्वर साइड पर टोकन जनरेट करनी होती है, और यहाँ पर हम एक कॉलबैक फंक्शन पास कर सकते हैं। अब इसमें हमें कुछ पैरामीटर्स मिलते हैं, जैसे कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। अब यहाँ पर हम लेंगे कॉन्स्ट, ये हम लेंगे रूम आईडी। अब ये रूम आईडी हमें मिलेगी रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी की मदद से, क्योंकि URL में हम क्वेरी की तरह इसे पास कर सकते हैं। इसके बाद हम सिंपली एक चेक करेंगे कि इफ नॉट ऑफ रूम आईडी, देन सिंपली रिटर्न कर दो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400 डॉट जेसन, और इस जेसन में हम एरर दे देंगे। ये एरर होगा हमारा रूम आईडी रिक्वायर्ड। ये हमने एक चेक लगा दिया है। जैसे हमने फ्रंट एंड में लगाया था वैसे ही हमें बैक एंड में भी एक और चेक लगाना है, इफ नॉट ऑफ ऐप आईडी और नॉट ऑफ सर्वर सीक्रेट और सर्वर सीक्रेट डॉट लेंथ इज नॉट इक्वल्स 32, तो हम सिंपली रिटर्न कर जाएंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, और यहाँ पर स्टेटस कोड हम इसका कर देंगे 500। अब यहाँ पर हम डायनेमिक यूजर आईडी जनरेट करेंगे। तो इसके बाद हम सिंपली यहाँ पर लेंगे कॉन्स्ट यूजर आईडी। अब ये हम लेंगे क्रिप्टो की मदद से। यहाँ पर सिंपली हमें लिखना है क्रिप्टो डॉट, यहाँ पर रैंडम UUID हमारे पास फंक्शन मिल जाता है, तो यहाँ पर क्रिप्टो डॉट रैंडम UUID, या फिर हम रैंडम बाइट्स का भी यूज कर सकते हैं, तो रैंडम बाइट्स। और यहाँ पर देख सकते हैं हमें नंबर देना है, तो हम 8 नंबर दे देंगे, द नंबर ऑफ बाइट्स टू जनरेट, और इसे हम टू स्ट्रिंग कर देंगे, टू स्ट्रिंग, ताकि ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाए। और इसके अंदर हम हेक्स देंगे, क्योंकि हमें हेक्स वैल्यूज चाहिए। अब यूजर आईडी तो हमने जनरेट कर ली यूनिक, अब हमें टोकन जनरेट करना है, कॉन्स्ट टोकन, ये हम जनरेट करेंगे जनरेट टोकन की मदद से, जनरेट टोकन 04, और इसके अंदर हम देंगे ऐप आईडी, इसके बाद यूजर आईडी, इसके बाद सर्वर सीक्रेट, और टाइम आउट 300 मिलीसेकेंड्स 3600, और पेलोड इसका हम कर देंगे एम्प्टी, और यहाँ पर रिटर्न कर देंगे रेस्ट डॉट जेसन, इसमें हम रिटर्न करेंगे टोकन और यूजर आईडी, क्योंकि ये आईडी यूनिक होगी। अब यहाँ पर ये जनरेट 04 फंक्शन हमें कहाँ से मिलता है, तो ये डॉक्यूमेंटेशन में ही दिया है कि हमें सर्वर पर इस फंक्शन का यूज करना होता है। अब ये फंक्शन हमें कॉपी पेस्ट करके लिखना होगा हमारी फाइल में, ये भी हम देखेंगे। अब यहाँ पर हमें एक फाइल बनानी है, ये होगी सेगो सर्वर
assistant.js। अब इसमें सिंपली मैं एक कोड पेस्ट कर देता हूँ। ये कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी मेरा स्टार्टर पैक है उसमें आपको कोड, एसेट्स और सारी चीजें जो भी स्टैटिक डेटा लगता है वो सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। अब ये कोड मैंने खुद से नहीं लिखा है, ये मैंने डॉक्यूमेंटेशन से ही लिया है। तो यहाँ पर जेगो क्लाउड का डॉक्यूमेंटेशन है। यहीं पर सर्वर में जेगो क्लाउड सर्वर असिस्टेंट डॉट टीएस या फिर जेएस का कोड है। मैंने इसी को कॉपी किया है और इसे पेस्ट कर दिया है। और इसी में हमारे पास है जनरेट टोकन 04 फंक्शन, तो हम इसी का यूज करने वाले हैं। अब यहाँ पर जनरेट टोकन 04 हम इसे इंपोर्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने बैकएंड तो ऐड कर दिया है, तो हमें फ्रंट एंड में चेंजेस करने होंगे। तो मैं इसे रिमूव करता हूँ और क्लाइंट में एसआरसी में कंपोनेंट्स में कॉल डॉट जेएसएक्स में अब यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाएंगे। इसे हम नाम देंगे स्टार्ट कॉल, कॉन्स्ट स्टार्ट कॉल। और ये होगा एक फंक्शन। इसके अंदर हम चेक करेंगे, तो मैं यही से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इफ नॉट ऑफ रूम आईडी और नॉट ऑफ कंटेनर रेफ डॉट करंट, मतलब रेफरेंस में हमारे पास कुछ वैल्यू है नहीं, देन हम सिंपली एक टोस्ट डॉट एरर दिखाएंगे और रिटर्न कर देंगे। या फिर हम डायरेक्टली भी रिटर्न कर सकते हैं बिना टोस्ट नोटिफिकेशन शो किए, तो सिंपली रिटर्न कर देंगे। अगर रूम आईडी है तो हम टोकन लेंगे, तो यहाँ पर कॉन्स्ट रेस ये हम लेंगे अवेट फेच की मदद से। अब हमें रिक्वेस्ट फेच करनी है बैकएंड पर, तो यहाँ पर सिंपली हम लिख देंगे बैकएंड अंडरस्कोर यूआरएल स्लैश एपीआई स्लैश टोकन और क्वेश्चन मार्क देकर हमें क्वेरी देनी है जो कि है हमारी रूम आईडी। और ये भी हम डायनेमिक देंगे जो हमारी चैट आईडी है, या फिर रूम आईडी जो हमने परम से ली है। अब यहाँ पर हमने अवेट किया है तो इस फंक्शन को भी हमें असिंक बनाना पड़ेगा और बैकएंड यूआरएल हमारे पास डिफाइंड नहीं है, तो हम यहाँ पर बैकएंड यूआरएल भी लेंगे। मैं इसे ही कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर बैकएंड यूआरएल और यहाँ पर वी बैकएंड अंडरस्कोर यूआरएल और यहाँ पर भी हम चेंज कर देंगे बैकएंड यूआरएल। अब यहाँ पर रिस्पॉन्स में हमें मिलेगा टोकन और यूजर आईडी, क्योंकि हमने इसे बैकएंड से सेंड किया है। और ये हम लेंगे अवेट रेस्ट डॉट जेसन की मदद से। अब हमारे पास जब टोकन और यूजर आईडी आ जाएगा तो हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे कट कर लेता हूँ यहाँ से और इसे भी हम रिमूव कर देंगे इस चेक को। और यहाँ पर एपीआई रिक्वेस्ट के बाद हम किट टोकन को पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर जनरेट किट टोकन फॉर टेस्ट की जगह हम जनरेट किट टोकन फॉर प्रोडक्शन करेंगे। इसमें ऐप आईडी और यहाँ पर हम टोकन कर देंगे। तीसरा हमें रूम आईडी देना है, चौथा हमें यूजर आईडी देना है और पांचवा हमें यूजर का नेम देना है, जो कि हमारे केस में हम यूजर आईडी ही रख देंगे, या फिर आप चाहे तो आप गेस्ट यूजर भी रख सकते हो। अब इसके बाद इसे भी हम फंक्शन के अंदर इंक्लूड करेंगे, तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर स्टार्ट कॉल फंक्शन में हम इसे इंक्लूड कर देंगे। अब यहाँ पे हमें एक और रेफरेंस लेना है, कंटेनर रेफ है हमारे पास, हम इसे नाम देंगे ZC रेफ और ये भी इनिशियली नल होगा। जब हम कॉल शुरू ही करेंगे तब हम ZC करंट में कुछ वैल्यू रखेंगे, जैसे कि ZC रेफ डॉट करंट। इसके अंदर हम वैल्यू असाइन कर देंगे इस जेगो क्लाउड कॉल की। और यहाँ पर जॉइन रूम फंक्शन को भी मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, और इसके बाद स्टार्ट कॉल फंक्शन में ही हम इसे कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंटेनर रेफ डॉट करंट ही रहेगा, सिनेरियो मोड सेम रहेगा। और यहाँ पर एक और चीज हम ऐड कर सकते हैं, ऑन रिटर्न टू होम स्क्रीन क्लिक। तो यहाँ पर एक फंक्शन हम दे सकते हैं जो करेगा नेविगेट, और ये नेविगेट करेगा स्लैश पाथ पर, मतलब हमारे होम पेज पर। अब नेविगेट के लिए हमें सिंपली लिखना है एक हुक, जो कि होगी कॉन्स्ट नेविगेट इक्वल्स यूज नेविगेट। ये भी हमारी आएगी रिएक्ट राउटर डॉम से। और यहाँ पर भी एन हमें स्मॉल चाहिए, तो नेविगेट मतलब जब हम रिटर्न पर क्लिक करेंगे तब ये होम पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो जब हम इसे रिटर्न करेंगे, इसे ZC डॉट डिस्ट्रॉय की जगह हम ZC डॉट करंट डॉट डिस्ट्रॉय करेंगे। ZC नहीं, सिर्फ ZC रेफ, मतलब इस रेफरेंस के अंदर जो हमने इनिशियलाइज किया है उसे हम डिस्ट्रॉय करेंगे। और ZC डॉट ZC रेफ डॉट करंट की वैल्यू हम फिर से नल कर देंगे। इसे आप एक स्टेट की तरह समझ सकते हैं। अब एक बार इसे टेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने बैकएंड यूआरएल ऐड नहीं किया है, तो मैं अभी जल्दी से बैकएंड यूआरएल ऐड करता हूँ। और यहाँ पे स्टार्ट कॉल भी हमने कॉल नहीं किया है, तो यहाँ पे स्टार्ट कॉल फंक्शन को भी हमें कॉल करना पड़ेगा। और साथ ही में सर्वर सीक्रेट हमने यूज नहीं किया है, तो हम इसे हटा देंगे। और बैकएंड यूआरएल में हमें बैकएंड का यूआरएल देना है जिस पोर्ट पर हम रन कर रहे हैं। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। तो मैंने .env में बैकएंड यूआरएल ऐड कर दिया है। अब अगर हम चेक करेंगे, मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ और मेक अ कॉल। ओके, तो हमारे पास कोई नेम नहीं आ रहा है। एक बार बैकएंड चेक कर लेंगे।
अब यहाँ पर हमने बैकएंड में डॉट env ऐड ही नहीं किया है, तो हमें उसे ऐड करना होगा। तो यहाँ पर index.js में एक और पैकेज हमें लगेगा const डॉट env। ये हम रिक्वायर करेंगे डॉट env पैकेज से। तो ये ऑलरेडी हमने इंस्टॉल किया है, बस यूज नहीं किया। और यहाँ पर सबसे ऊपर हम कर देंगे डॉट env डॉट config, मतलब बैकएंड डॉट env फाइल्स को एक्सेस कर सकेगा। अब एक बार वापस हम चेक करेंगे, यहाँ पर जाते हैं, दोबारा इसे रिफ्रेश करता हूँ। अब मेक कॉल करेंगे कि यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है, ये तो हमें इसे डीबग करना होगा कि क्या एरर एग्जैक्टली आ रहा है। call.jsx45 src components call.jsx के तो ये नहीं है, zcref.current अगर है तो डिस्ट्रॉय। अब एक बार रिफ्रेश कर लेंगे। अब अगर मेक अ कॉल करते हैं तो यहाँ पर फेल टू लोड रिसोर्स द सर्वर रिस्पॉन्डेड विद, तो यहाँ पर हम नेटवर्क में देखते रैंडम बाइट्स इज नॉट अ फंक्शन। ये मतलब हमने कहीं पर तो टाइपो किया है। तो यहाँ पर बैकएंड में हमें index.js में यहाँ पर एक पैकेज और लगेगा जो कि होगा const crypto, और ये हम रिक्वायर करेंगे क्रिप्टो पैकेज। अब कोई एरर नहीं आना चाहिए। अब एक बार वापस से रिफ्रेश करेंगे और मेक अ कॉल, तो यहाँ पर हमारा आईडी भी लिखकर आ गया है और यहाँ से हम ज्वाइन भी कर सकते हैं। वापस इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। ऐसा हमारा यूआई है और एक रैंडम आईडी भी हमारे पास जनरेट होके आ रहा है। तो ये एकदम सही काम कर रहा है और हमारा एप्लीकेशन बन के भी कंप्लीट हो गया है। अब बस हमें इसे होस्ट करना है। अब इसे होस्ट करने में एक दिक्कत ये आती है, जब हम इस लिंक को कॉपी करके किसी को भेजेंगे तब वो यूजर इस पर जब क्लिक करेगा तो रीडायरेक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये एक डायनामिक राउट है और वर्सल पर जब हम एप्लीकेशन को होस्ट करेंगे तो वो इसे सेपरेट फाइल नहीं देख पाएगा। इसलिए हमें एक कॉन्फ़िगरेशन और करना होगा जो कि क्लाइंट में होगा, और यहाँ पर हम एक न्यू फाइल बनाएंगे। इसे हम नाम देंगे versal.json, और यहाँ पर सिंपली हम एक ऑब्जेक्ट लेंगे, इसमें हम लिखेंगे rewrites, और ये एक एरे होगा जिसमें हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होगा, और इसे हम लिख सकते हैं सोर्स स्लैश ब्रैकेट्स के अंदर डॉट एस्ट्रिक, और इसका डेस्टिनेशन हम लिख सकते हैं स्लैश इंडेक्स डॉट html। अब सिर्फ इसी कॉन्फ़िगरेशन से वर्सल उसे रिकॉग्नाइज करेगा हर एक फाइल को। तो इसका सिंपल सा मीनिंग यही है कि जब भी हम किसी यूआरएल पर जाते हैं, जैसे स्लैश कॉल स्लैश रूम आईडी अगर हमारी है, और ये हम रूम आईडी देंगे कुछ भी XYZ, तो इसे डिटेक्ट नहीं करेगा वर्सल, क्योंकि ये डायनेमिक हो जाएगी और हमारा पेज सिंगल पेज एप्लीकेशन है, तो इसमें ये ब्रेक हो जाता है। इसीलिए जब हम ऐसे देते हैं, ये एक रिजेक्ट्स पैटर्न है। इसका मतलब कोई भी राउट मैच हो, अगर वो नहीं है हमारे पास, तो हम सिंपली index.html शो कर देंगे। अगर index.html हम शो करेंगे तो बिहाइंड द सीन हमारी राउटिंग वर्क करेगी और जो भी यूआरएल हमने पेस्ट किया है उस पर हम एक्सेस कर सकेंगे। इसीलिए हमने सिर्फ इतना कॉन्फ़िगरेशन किया है। अब हमें सिर्फ क्लाइंट वर्सल पर होस्ट करना है और सर्वर हमें रेंडर पर होस्ट करना है, और हमारा एप्लीकेशन बनकर रेडी है। मैं यहाँ पर आपको डैशबोर्ड दिखा देता हूँ। तो मैंने ऑलरेडी डिप्लॉय कर दिया है। आपको सिंपली वर्सल पर आना है और फ्रंट एंड आपको यहाँ पर होस्ट कर देना है, और बैक एंड के लिए आप यूज कर सकते हो रेंडर सर्विस का। तो रेंडर यहाँ पर आप अपना बैक एंड होस्ट कर सकते हो, मतलब सर्वर फोल्डर आपको यहाँ पर होस्ट करना है और क्लाइंट फोल्डर आपको वर्सल पर होस्ट करना है। और इस बात का ध्यान रखना है कि डॉट env में जहां पर भी आपने फ्रंट एंड यूआरएल और बैक एंड यूआरएल की वैल्यूज लिखी है, उसे आपको चेंज कर देना है सेटिंग में वापस जाकर, और इस तरह से आपका एप्लीकेशन होस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने कंप्लीट हमारा एप्लीकेशन बना दिया है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में नीचे जरूर पूछना और जरूर बताना कि आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा। ऐसे ही और अमेजिंग प्रोजेक्ट्स के लिए सब्सक्राइब करो कोडिंग टाइगर।